लो वॉल्यूम के कारोबार के बीच में दिन के ऊपरी स्तर पर निफ्टी, इन्फोसिस, टाइटन, मारुति और एमएनएम ने भरा जोश। बैंक निफ्टी कर रहा है आउट परफॉर्म। और सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी, लगातार तीसरे दिन दौड़ा पीएसयू बैंक इंडेक्स। इस हफ्ते अब तक करीब 10% का दिया रिटर्न। 4% भागे पंजाब एंड सिंध बैंक, कैनरा और बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर। बजट से पहले फर्टिलाइजर और रेलवे शेयर फुल जोश में। एफएसीटी, दीपक फर्टिलाइजर 8% तक ऊपर। कैपेक्स बढ़ने की उम्मीद में आरबीएनएल, आईआरएफसी, रेलटेल जैसे शेयरों में भी 5% तक का उछाल। और दिसंबर में ऑटो की बिक्री के पहले ऑटो शेयरों में भी दिखी रफ्तार। मारुति, अशोक लेलैंड और टीवीएस मोटर्स में दिखी जोरदार खरीदारी, 2% ऊपर स्टॉक्स। और रिलायंस के सीएमडी के तौर पर मुकेश अंबानी के 20 साल पूरे। पिछले 20 साल में आय, मुनाफा, मार्केट कैप और नेटवर्थ में दिखी डबल डिजिट ग्रोथ। निवेशकों की वेल्थ में करीब 17.5 लाख करोड़ का इजाफा। नमस्कार, स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज और मेरे साथ हर्षदा। और अगले 1.5 घंटे हम मार्केट से रिलेटेड आपकी फ़ायदे की ट्रेड्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक बार एक क्विक लुक लेते हैं मार्केट पर। पिछले 5 मिनट में जब से मैं और हर्षदा एक्चुअली स्टूडियो में आए उसके बाद से एक थोड़ा सा जंप मार्केट में आप क्लियरली देख रहे हैं। एक लो वॉल्यूम सेटअप है, लेकिन उसके अंदर मार्केट इस समय हाईएस्ट पॉइंट पर निफ्टी, एक जो रेंज हमने सुबह डिस्कस की थी, अब उसके हाइज पर हम ट्रेड कर रहे हैं। उस हाइज से अब ये देखना है कि यहाँ पर मोमेंटम बनता है कि नहीं। लेकिन जैसा मैंने कहा, वॉल्यूम थोड़े से कम है आज। थोड़ी सी ऑटो शेयरों में रौनक है, चुनिंदा बैंकों में रौनक है, आईटी शेयर थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एफएमसीजी पर थोड़ा सा दबाव है और रिलायंस पर थोड़ा सा दबाव। तो देखना है हर्षदा कि ये लास्ट का 1.5 घंटा कैसे रहता है। और थोड़ा कम वॉल्यूम की ट्रेड है और थोड़ा ईयर एंड का फैक्टर भी है। जी हाँ, और साथ ही कल एक्सपायरी का दिन, थोड़ी सी हरकत देखने को मिल रही है, लेकिन 5-10 मिनटों में, जैसे अनुज आप कह रहे थे। आज एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, कल जिस तरह की तस्वीर थी कि हम खुले, फिर थोड़ी नरमी के साथ, फिर एक्शन जोरदार देखने को मिला, फिर थोड़ी सी नरमी आई और फिर एक सेकंड हाफ में जो तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, उसी तरह का परफॉर्मेंस दरअसल मार्केट इस समय रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और चीज़ जो नॉर्मली हम इस समय चेक करते हैं वो है अमेरिकी बाजारों के से क्या संकेत आ रहे हैं। तो डाउ फ्यूचर्स अगर आप ध्यान देंगे अब 116 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हैं, और नैस्डैक जहां पर कल 144 अंकों तक की गिरावट देखने को मिली थी, तो फ्यूचर्स कह रहे हैं पुल बैक देखने को जरूर मिलेगा, 35 अंकों का इजाफा वहां पर। लेकिन आज के दिन भारतीय बाजारों में दिग्गजों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और मिड कैप्स दरअसल अपनी चाल को ज्यादा सुधारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुज, कंसिडरिंग कल हमने देखा था हाई की तरफ 18,132 का क्लोज, और ऑफ कोर्स 18,060 के ऊपर निकलने की कोशिश की थी। आज 18,160 पर पहुंचे हैं, और ये वही लेवल है जो हम कह रहे थे सुबह में कि इंपॉर्टेंट रहेगा वॉच करने के लिए। अब इसके ऊपर अगर टिक जाता है मार्केट, तो क्या फिर 200-300 की तरफ डायरेक्शनल मूव ज्यादा कन्विंसिंग दिखाई देगा? देखिए भाई, मैं एक चीज़ कहूँगा कि आज का प्राइस एक्शन जो है ओवरऑल पॉइंट टू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। क्योंकि कल हम जब जो डाइजेस्ट करके गए थे यूएस मार्केट के हिसाब से, उस हिसाब से यूएस मार्केट पैन आउट नहीं हुआ, और सुबह एक गैप डाउन मिला मार्केट को। छोटा गैप डाउन था, लेकिन गैप डाउन था नॉनदलेस। तो उसके हिसाब से मार्केट अगर यहाँ भी बंद हो गया तो वो क्लोज बहुत ज़बरदस्त होगी। तीसरे दिन लगातार आपका ग्रीन में क्लोज होगा, तो खाली क्लोजिंग बेसिस पर ही एक मुझे लग रहा है कि बुलिशनेस है। अब जहाँ तक आंकड़ों की बात है, एक बहुत इंटरेस्टिंग, आप जरा एक बार पुट के डेटा लेकर आइए। और क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो 50 पॉइंट वाली पुट भी काफ़ी एक्टिव हो गई है। नॉर्मली 100 पॉइंट के इंटरवल्स पर काम करते हैं ये, लेकिन 18,100, 18,050 और 18,000 की पुट, ये 3 पुट में देख रहा था। इनमें काफ़ी ज़बरदस्त बिल्डअप है। करीब करीब तीनों को जोड़ दें तो 1 करोड़ शेयर के करीब बिल्डअप बन रहा है। इनमें इनफैक्ट ज़्यादा 1.4 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, और 18,100 में 1.2 करोड़ और 18,000 में 1.4 करोड़। तो मार्केट एक तरीके से मोटा मोटा मान रहा है कि 18,000 अब एक्सपायरी पर प्रोटेक्ट होना चाहिए। ना सिर्फ 18,000 बल्कि इवन 18,100 भी प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए बैंक निफ्टी के ऊपर। वहीं कॉल्स का अगर आप डेटा पॉइंट देखेंगे तो कॉल्स में अभी भी थोड़ा बिल्डअप है। सबसे ज़्यादा बिल्डअप है वो 18,200 की कॉल में। अब सारा गेम वहाँ पर है कि 18,200 की कॉल का जो राइटर है वो कल क्या करता है, और कल अगर मार्केट को गैप अप मिलता है या गैप डाउन मिलता है। हालांकि मैं फिर बोलूँगा कि आज की मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेड्स थी, मतलब आपको 30-40 पॉइंट मिल गए तो वो आपने लिए, तो बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं था मार्केट में। बैंक निफ्टी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं एक चीज़ देख रहा था
कि बैंक निफ्टी में कॉल है सिर्फ 43,000 की एक्टिव, एक कॉल है सिर्फ 43,000 की, उसके ऊपर कोई कॉल राइटिंग नहीं है। 43,000 का कॉल राइटर अभी भी काफ़ी मजबूती के साथ टिका हुआ है। आप अगर देखेंगे उसका ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप 132% जंप है और प्राइस में हल्का सा भी जंप नहीं है उसके प्रीमियम में, तो वो एक क्लियरली एक बड़ी रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो 43,000 के ऊपर आप इसको प्रीमियम को थोड़ा जोड़ लें, 43,100 150 के ऊपर अगर निकलेंगे तो बड़ी तेजी दिखेगी। लेकिन डाउन साइड पर सपोर्ट देखिए कितना ज़बरदस्त बैंक निफ्टी में पुट एक्शन है। और बैंक निफ्टी में आज एक बहुत क्लियर चीज़ हुई है, निफ्टी ने तो फिर भी कल के लो की तरफ एक मूव किया था, बैंक निफ्टी ने बिल्कुल भी नहीं किया वो, और 42,400 500 वाला जो लेवल था वो तो काफ़ी पीछे रह गए। अब 42,800 42,900 और 43,000 इन तीन लेवल पर भी आप काफ़ी ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक मार्केट में एक तैयारी तो है कि एक बार वापस 43,000 को रिविजिट किया जाए बैंक निफ्टी पर। सस्टेन होगा कि नहीं वो देखने वाली बात होगी। उन लेवल्स पर नजरें डेफिनेटली बनी रहेंगी, लेकिन आपको दिखा देते हैं आज के दिन जहां पर क्लियरली इंडेक्स एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, किन स्टॉक्स में एक्शन है और स्टॉक स्पेसिफिकली दरअसल हरकत अच्छी खासी देखने को मिली है। कुछ ट्रेड्स है जो जमकर चले हैं, शुरुआती कारोबार से अपना ट्रेंड जो है वो मजबूत करते आते दिखाई दिए हैं, और कुछ है जो सेकंड हाफ में अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टाइटन एक स्टॉक जहां पर हमने सुबह सवेरे आपको एक बाय कॉल दिया था, दोनों टारगेट्स दरअसल अचीव होते हुए दिखाई दिए हैं। अब 2680 के लेवल्स पर आ चुका है, 3% ऊपर। ऑटो कंपनी और ऑटो कंपनियों में वैसे भी आज अब फोकस रहेगा क्योंकि जल्द ही हम बिक्री के आंकड़ों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मारुति एक आउट परफॉर्मर, कल के बाद आज सेकेंड डे ऑफ ट्रेंड तेजी का। कैनरा बैंक, इस पे एक सुबह में आपको कॉल दिया था और कंपनी की तरफ से दरअसल डिपॉजिट ग्रोथ का जो अपडेट आ रहा है वो बहुत ही जोरदार है। अतुल लिमिटेड में भी हमने देखा आज करीब 4% तक का इजाफा बनता हुआ नजर आया। क्या नहीं चल रहा है, तो अमर राजा क्योंकि ये वायदे से बाहर होगा तो वहां पर पोजीशंस क्लियरली अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। डीवीज लैब फिर से एक बैकफुट पर, अपोलो हॉस्पिटल 1% नीचे, तो बंधन बैंक में भी हमने देखा है तकरीबन 1.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल थोड़े से बैकफुट पर है, लेकिन आज लार्जली स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कई सारे सेक्टर्स में देखा जा रहा है। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं और आपसे एक व्यू लिया जाएगा कि आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए आपके लिए खास। राजेश सातपुते से लेंगे हम एक टेक्निकल ट्रेड, इसके अलावा चंदन तापड़िया, समित चौहान जुड़ेंगे, प्रकाश गावा तो तैयार है ही, और मानस जायसवाल। गौरांग शाह हमें बताएंगे कि फंडामेंटली दरअसल मार्केट पे उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है। यही नहीं, एक स्पेस है ऑटो एंसिलरी का। आज वैसे भी ऑटो स्टॉक्स रेडार पर है और कई ऑटो एंसी काउंटर्स में हमारे जानकारों की तरफ से बाय कॉल आए हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में, तो एक व्यू बनता हुआ दिखाई देगा। इकरा की वीपी विनुता एस हमारे साथ जुड़ने वाली है और उन्होंने एक डिटेल रिपोर्ट निकाली है एयर बैग इंडस्ट्री पर। काफ़ी बुलिश है दरअसल ये पूरा सेक्टर, और उसके लिए क्या आउटलुक है, किन कंपनियों को कितना फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा, चर्चा होगी डिटेल में 2:20 पर। 2:40 पर ऑफकोर्स चार का चौका में समित से जानेंगे आज सस्ता ऑप्शन। एफएनओ का सुपरस्टार मानस जायसवाल तैयार कर रहे हैं, चार्ट का चमत्कार गाबा साहब के हवाले है, और गौरांग शाह लेकर आए हैं मिड कैप फंडा। सुमित से भी एक अपडेट लिया जाएगा, और साथ ही निफ्टी बैंक और सीपीएसई इंडेक्स में कल से दरअसल वेटेड चेंजेस होने वाले हैं, तो उस पर भी एक आउटलुक लिया जाएगा क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट आज देखने को मिल सकता है। अवेंडस कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज के को सीईओ वैभव सांघवी हमारे साथ होंगे 2023 के आउटलुक पर बात करने के लिए। तो ये हमारी फिलहाल पैनल जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये सब पैकिंग करेंगे हम अगले 1.5 घंटे में। और अब शुरुआत करते हैं निफ्टी एट डेज हाई 18,161 और बैंक निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है 43,000 के पार निकलने की। गाबा जी गुड आफ्टरनून, आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए आपका इस समय का ट्रेड क्या होगा। पर मुझे लगता है इस वक्त मैं कोशिश करूंगा बर्थडे बॉय रिलायंस। जो सेटअप है मुझे सेटअप पसंद है, साइडवेज मूव है, पॉज मोड पर है, हो सकता है आज, हो सकता है कल, लेकिन जाना चाहिए अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 2520 के आसपास है, अपने मिलना चाहिए। और कल का जो हाई अगर क्रॉस कर लेगा वो है करीब 2550, वो लगता है कर लेगा आज नहीं तो कल। फिर एक देखेंगे टारगेट आपको 2580 तक, तो टारगेट मेरा 2580 है, एक कंफर्मेशन की जरूरत है, वो भी मिल जाएगा, नहीं मिलता तो भी मिल जाएगा, मुझे लगता है मिलना चाहिए। तो रिलायंस ध्यान है मेरा, आज नहीं तो कल रिलायंस।
रायल वो दिग्गज काउंटर जिस पर गावा साहब की नज़रें हैं, और जैसे हम आपको कुछ देर पहले भी बता रहे थे कि आज दरअसल 20 साल मुकेश अंबानी की कमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस 20 सालों के सफ़र में एक शानदार वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी भी हम सब ने विटनेस की है। और गावा साहब का व्यू है कि यहाँ से और आगे तेज़ी का ट्रेड बनता दिखाई देगा। याद रखिएगा, जो आप चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है। नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं इस शेयर में, एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी बात जरूर करें। मानस, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड सिंजिन है। सिंजिन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप इसके पैटर्न देखें तो करीब 5 सेशन से स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 560 पे। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन जो अपर बैंड था कंसोलिडेशन का, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया है आज। 20 डे और 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो सिंजिन में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 574 के आपको स्टॉप लॉस रखने, ये कैश लेवल्स हैं। और ऊपर की तरफ 605 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में मैं स्ट्रेटजी नहीं दे रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस में लिक्विडिटी नहीं है, बट कैश में ये ट्रेड लिया जा सकता है। ओके, कैश में ये शेयर दिया जा सकता है सिंजीन का शेयर। इसकी एफएनओ में लिक्विडिटी थोड़ी कम है, तो इसके लिए कैश में लेने की कोशिश करें। सॉरी मानस, वो स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार जरा रिवाइज करेंगे जी। तो स्टॉप लॉस है 574 का, ये कैश लेवल्स है, और 605 के टारगेट्स रहेंगे। ओके, 574 का स्टॉप लॉस और 605 के टारगेट्स रहेंगे। ये समय यहाँ की कॉल। आगे की कॉल लूँ उससे पहले मुझे एक रिविजिट करना है कैनरा बैंक। जरा एक बार कैनरा बैंक का चार्ट लेकर आइए। 4% ऊपर यहाँ पर। गाबा जी, इस पर मेरे ख्याल से एक PSU बैंकों में आपने एक कॉल दिया था। कैनरा बैंक को एक बार जरा रिविजिट करते हैं। बिल्कुल। इनफैक्ट कैनरा बैंक 2-4 दिनों से एक अच्छा अपमूव दिखा रहा है। कल पॉज मोड पर था, आज अपमूव मिला है। इसका जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है जो रिसेंटली जो लो देखा हमने 300 के 290 के आसपास, वो लगता है बॉटम आउट हो चुका। अब ट्रेड कर रहा है 317 रुपीज के आसपास। मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। इसका नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है 325 टू 330। ये एक जोन है, वहां तक जा सकता है। वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन वहां तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। टाइट स्टॉप, ज्यादा नहीं, टाइट स्टॉप होगा करीब 213 का। बस आपको मिलना चाहिए कैनरा बैंक में। ओके, एक अच्छा अपमूव आता हुआ दिखाई देगा, और कंपनी का जो डिपॉजिट बेस है वो काफ़ी ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। हमने देखा है हाल फिलहाल में जो डिपॉजिट रेट्स बढ़ने लगे हैं, उसका फ़ायदा कई सारे रिटेल निवेशक उठा रहे हैं, और वो इन टर्न इन बैंकिंग कंपनियों के फेवर में भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 3.5% ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ। राजेश सातपुते, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। अच्छा जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। संजय जी, नया ट्रेड नहीं है कि रिलायंस पे एक नजर गाबा जी ने उसको कवर कर लिया। देन आई वुड लाइक टू राइड विद माय ओल्ड कॉल TVS मोटर, जो मैंने सुबह भी दिया था। मुझे लगता है ये दिन के हाईएस्ट लेवल पे है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली अभी भी चल रही है। इसका इंट्राडे का प्रोबेबली ये आज में 1110 1120 तक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड है, इसे राइड करे। जो नया स्टॉप लॉस होगा, फ्रेश स्टॉप लॉस होगा, वो रहेगा 1055 का, 1055 1060 का रखे ज्यादा से ज्यादा। सो 1060 के स्टॉप लॉस के साथ TVS मोटर कंटिन्यू करे। टारगेट 1110 1120। ओके, ज़बरदस्त मूव TVS मोटर में। और कल से इस स्टॉक को आपने एक्चुअली कल 2-3 बार इस स्टॉक को रिविजिट किया था हमारे गेस्ट पैनल ने, और ज़बरदस्त कॉल दी गई थी। कल इंट्राडे में दी गई थी, कल BTST के तौर पर सजेस्ट की गई थी, आज सुबह मार्केट ओपनिंग पर सजेस्ट की गई थी ये। और अभी भी ज़बरदस्त मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है। मोमेंटम इस समय हल्का सा मार्केट में आता हुआ निफ्टी 18,170 को छूकर करीब करीब वहीं पर, और एक अच्छा खासा मूव कर्टसी लॉट ऑफ स्टॉक्स। मारुति इस समय 84 से 24, लेकिन लास्ट का जो मूव है वो इन्फोसिस की बदौलत। एक बार जरा इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट लेकर, इनफैक्ट पूरा का पूरा IT सेक्टर, एक निफ्टी IT का इंट्राडे चार्ट देखिए, और आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस लगातार वन वे रैली इसमें सुबह से, और ये निफ्टी IT देखिए क्या ज़बरदस्त मूव। इसमें कहने को 0.24% ही है, लेकिन नीचे से ज़बरदस्त रिकवरी है इन्फोसिस में और निफ्टी IT में। गुरांग भी जुड़ गए हमारे साथ। गुरांग, गुड आफ्टरनून। आप किस स्टॉक पर बेट लगाएंगे? गुड आफ्टरनून अनुज भाई। तो मैं बात करने वाला था कैनरा बैंक की, लेकिन आपने उस पर ऑलरेडी पहले से चर्चा कर ली है। तो मैं टेक्निकल था, आप फंडामेंटल व्यू दे सकते हैं इसके ऊपर, कैनरा बैंक के ऊपर हम ले सकते हैं उसको। तो कैनरा बैंक तो है ही, और मैं टिप्पणियां सुन रहा था मैनेजमेंट, मेरे ख्याल से सुबह ही सहयोगी चैनल के ऊपर कैनरा बैंक की मैनेजमेंट बात कर रही थी।
और मेरे ख्याल से अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से रीइन्वेंट किया है इस बैंक ने। 285 से लेकर के 400 तक के लक्ष्य। और जो मैं दूसरे विकल्प की बात कर रहा था वो था टाइटन कंपनी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके के सोने के दाम बढ़ रहे और जो फेस्टिव सीजन का माहौल रहा है, तिमाही नतीजों पर तो एक सकारात्मक असर पड़ेगा ही, लेकिन बाकी जो अन्य कारोबार है अनुज, वो भी काफी अच्छी तरीके से योगदान देंगे। तो कैनरा बैंक एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी गौरांग कह रहे हैं कि रहेगी और इस पर फोकस रहना चाहिए। स्टॉक में हर टिक के साथ दरअसल वो तेजी और भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब क्योंकि बैंकों का जिक्र हुआ है, एक दो और बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर थोड़ा सा ट्रेंड मजबूती की तरफ बन रहा है। एक तो निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर स्क्रीन पर प्लीज रखिएगा, जहां पर इस समय आप गौर करेंगे तो इंडसइंड बैंक करीब 1-1.5% तक की बढ़त पर कारोबार करता हुआ, निफ्टी बैंक है तो करीब 77.2 पर, लेकिन एसबीआई का योगदान करीब 21 पॉइंट का है। कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो दरअसल तेजी की तरफ और अपनी चाल को मजबूत कर रहे हैं। गावा साहब, इनफैक्ट आपकी राय कल थी एसबीआई खरीदने की, और पोजीशंस ऐड कर रहे हैं क्या? कर सकते हैं, ये पॉज मोड पर है, कल भी पॉज मोड पर था, आज भी पॉज मोड पे। ये जो अगर हम दोनों बार को देख लें तो लगता है रनिंग करेक्शन बन रहा है, तो पॉसिबल है क्या 620 देखेंगे एसबीआई में? लेना चाहिए, यस लेना चाहिए। स्टॉप होगा मेरे ख्याल से 600 का, ट्रेड कर रहा है 605, कुछ खास नहीं है, 4 रुपए का स्टॉप है, लेकिन 620 पॉसिबल है एसबीआई में। ओके, 620 पॉसिबल है एसबीआई में। टाइटन में ज़बरदस्त मूव, टाइटन गौरांग की दूसरी पिक भी थी आज। लेकिन दूसरी तरफ आज एफएमसीजी शेयरों में थोड़ी सी हमने देखी एक थोड़ा सा ढीलापन है। एचयूएल फॉर एग्जांपल, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा नीचे हैं स्टॉक्स। एचयूएल हो गया, आईटीसी हो गया, आईटीसी भी एक बार लेकर आई, आईटीसी भी नीचे, और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिल रहा है आईसीआईसीआई बैंक में, और वो थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर उसने एक लिड बना के रखी है। बैंक निफ्टी जो थोड़ा सा एक 43,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, उसका मेजर कारण है आईसीआईसीआई बैंक। लेकिन लीवर, मानस लीवर पर कोई कॉल? इस समय काफ़ी टाइम से हमने बात नहीं की है स्टॉक की, और इस महीने अच्छा खासा करेक्ट भी हुआ है, करीब 4%। बिल्कुल, देखिए पहले हमने रैली देखी, उसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ, लेकिन अभी भी स्टॉक में कहीं पर लोअर लेवल पे सपोर्ट नहीं दिख रहा है। 100 डे मूविंग एवरेज पे एक सपोर्ट जरूर है, लेकिन अभी तक कहीं पर रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं। तो अभी भी मेरे ख्याल से इस गिरावट पे खरीदारी नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्तर है वो 2565 का है। अगर 2565 के लेवल्स ब्रेक हो गए, 2565 के नीचे फिसला, तब गिरावट बढ़ेगी और उस केस में शायद 2500 तक के भाव भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक कॉशियस रहना चाहिए, अभी खरीदारी नहीं करनी है, और खरीदारी करने के मौके केवल ब्रेकआउट पे होंगे जब स्टॉक 2610 2615 की रेंज को ब्रेक करके उसके ऊपर ट्रेड होने लगेगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 2610 के ऊपर ही ट्रेड है, उससे पहले तेजी की पोजीशंस ना ले। साइडवेज है काउंटर, हल्का सा दबाव आता हुआ, लेकिन 2-3 पॉकेट्स है जहां पर तेजी देखने को मिली है, और उसमें एक तो ऑफ कोर्स हम पीएसयू बैंकों के कुछ चुनिंदा शेयरों की बात कर रहे थे, फिर रेलवे कंपनी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज खबर तो थी आरवीएनएल से जुड़ी हुई, लेकिन वो रेल वाला ऑर्डर नहीं था, वो एक हार्बर वाला ऑर्डर था। वो स्टॉक खुला अपर सर्किट पर, अभी भी अपर सर्किट पर है। इरकॉन लेकर आइए स्क्रीन पर, आईआरएफसी लेकर आते हैं स्क्रीन पर। इन काउंटर्स में दरअसल बहुत ही तगड़ा ट्रेड देखने को मिला है। 8.5% तक का इजाफा और करीब 2 गुना वॉल्यूम पर इरकॉन इस समय ट्रेड करता हुआ 59 के स्तर है। आईआरएफसी आपके सामने 2-2.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये वॉल्यूम एक्शन ठीक है, ज्यादा कुछ एक्साइटमेंट नहीं हुआ है यहाँ पर वॉल्यूम्स के लिहाज से, लेकिन प्राइस एक्शन फिर लौट रहा है। राजेश सातपुते, ये स्टॉक्स अच्छी तेजी दिखाने के बाद इनमें अच्छा खासा करेक्शन भी देखने को मिला। अब इन लेवल से जो थोड़ी बहुत खरीदारी आना शुरू हो गई है, क्या ये एक नई रैली की शुरुआत होती दिखाई देगी जो शायद बजट तक चल सकती है? आई थिंक हर्षदा जी, इरकॉन की अगर आपने बात की, मैं इरकॉन का चार्ट देख रहा था, आरबीएनएल का चार्ट देखा मैंने, लेकिन इरकॉन मैंने थोड़ा सा, मेरी नजर यहाँ पे अटक गई आप कह सकते हैं। वीकली चार्ट के हिसाब से देखिए 65-66 पे टॉप बना है, तो ये जो रैली है, दिस इज अ रिलीफ रैली जो करीबन 62 तक जा सकती है। प्रोबेबली यहाँ पे वो जो मूव था, जो हमें जो बाउंस मिलना था, आई थिंक ये कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास फिसल आउट होगी, तो थोड़ा सा वेट करें। प्रोबेबली मुझे लगता है फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी ऑन और बिफोर बजट, वहां पे सोचेंगे। चलिए एक बार आरबीएल का चार्ट लेकर आइए। आरबीएल बैंक 173 इस समय हर्षदा।
मेरे ख्याल से करेक्ट हुआ था पिछले हफ्ते काफी हाँ, ब्रूटली। अच्छा खासा करेक्ट अच्छा हुआ खासा, था। हाँ। और मैं वही सुबह में बोल रही थी ना अनुज, जब करेक्ट होता है तो बहुत धुलाई हो जाती है, चलता है तो फिर अच्छा खासा चल जाता है। ये ना कभी एक न्यूट्रल या फिर एक सॉम्बर ट्रेड नहीं दिखा हाँ नहीं बिल्कुल, लेकिन इसका एक लार्जर 1 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो जो बस बीच की जो डिप आई है उसको छोड़ दें तो उसके अलावा एक ज़बरदस्त मूव, लोअर लेवल इसके डबल डिजिट में भी आए थे। ये देखिए, ये वो स्टॉक है, एक 151 से 173 भागा, फिर नीचे आया और अब वापस ऊपर आ रहा है। गाबा जी, इसको ट्रैक किया आपने काफ़ी क्लोजली, आरबीएल बैंक को। लग रहा है कि अभी ये अपना पुराना हाई निकाल कर और नए हाईज बनाने को तैयार है। लगता है ऐसा कुछ लग रहा है। आरबीएल बैंक का जो चार्ट है हाई टाइम फ्रेम का मैं देखता हूं तो मुझे यहाँ पर लगता है कि ये बेस फॉर्मेशन बन रहा है, डबल बॉटम बना है ऑन हाई टाइम फ्रेम, अब ट्रेड कर रहा है 172। लॉजिकल टेक्निकल टारगेट, थोड़ा वक्त लगेगा उसके लिए, लगता है 225 के करीब है, बट दैट इज डीप हाई टाइम फ्रेम पर। शॉर्ट टर्म पे यस कैन गो टू अराउंड 180, अब ट्रेड कर रहा है 173। तो इस ट्रेड को आप अगर डिलीवरी कर भी लें तो चलेगा, स्टॉप होगा थोड़ा 168 का, और यू कैन पुल दिस ट्रेड अप टू 225 तक। तो अच्छा स्टॉक लगता है मुझे आरबीएल बैंक को, बस साइकिल लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। शॉर्ट टर्म में तो है ही अच्छा आरबीएल। तो लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव के लिहाज से भी गावा साहब के रेडार पर आता हुआ आरबीएल बैंक। अच्छा, बड़े दिनों बाद ये अतुल में थोड़ा सा एक्शन और जान में जान आई है। मानस है तो थोड़ा सा भारी स्टॉक 8,244 पर, इसीलिए ज्यादा रेडार पर आता नहीं है, ना ही इसकी हम ज्यादा चर्चा करते हैं। ये 4% का मूव आज का, क्या आप तेजी के पक्ष में है? बिल्कुल तेजी के पक्ष में है, और उसका रीजन मैं आपको बताऊं कि पिछले करीब 3-4 सेशन से अगर आप देखेंगे तो 7900, 78, 85 के आसपास स्टॉक सपोर्ट ले रहा था, और ये वही स्तर थे जो मेरे ख्याल से जून 2022 में भी स्टॉक ने वहां पर सपोर्ट लिया था, और फिर हमने रैली देखी थी। तो ये एक तरह का डबल बॉटम है वीकली चार्ट पे, और आज के पैटर्न के बाद आप शायद 200 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होते हुए देखेंगे, जो कि 8700, 8650 की रेंज में है। तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, हालांकि अब आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। तो करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉसेस 8000 के आसपास के लगाने हैं, लेकिन टारगेट भी बड़े हैं, 8600 से लेकर 8700, ये रेंज रहेगी आपकी टारगेट की। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस है, लेकिन आपको रिवॉर्ड भी बढ़िया मिल सकता है करंट लेवल पे। देखिए, मार्केट में फिर वही बात कि बड़ी ट्रेड नहीं है, वो थोड़ा सा जब भी लगने लगता है कि मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, वापस कुछ ना कुछ सेलिंग प्रेशर आ ही जाता है। निफ्टी अब वापस 18,150 के करीब, बैंक निफ्टी भी 42,915 पर। हाँ, मेटल्स में कुछ शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है। रिलायंस लेकर आइए एक बार जरा, रिलायंस रिविजिट करते हैं। रिलायंस अब आ गया ग्रीन में 2544। घाबा जी, सही पकड़ा आपने, रिलायंस एकदम उस समय रेड में था, अब ग्रीन में आ गया। यस यस, इसका जो सेटअप है रिलायंस का, मैं 3 दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये सेटअप अच्छा था, पिकअप कर रहा था, जैसे कि ना पक रहा है, समथिंग इज कुकिंग, वो नजर आ रहा था। और मुझे लगा था कल का जब हाई पार कर लेगा तो तब तो सभी लोग लेंगे, लेकिन सेटअप के हिसाब से ये कर का हाई पार कर ही लेगा। तो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 2560 टू 2580, मुझे लगता है 2580 तक जाना चाहिए। 2580 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे आरआईएल, और ये इनफैक्ट स्टॉक रहेगा जो मार्केट में अपनी और चाल को अगर मजबूत कर लेता है तो मार्केट में तेजी बढ़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल हम डेज हाई की तरफ ही ट्रेड करते हुए 18,152 के आसपास 20.2 पर मिड कैप्स में जोश 95 अंकों तक का देखने को मिला है। चलिए अब कुछ सेक्टर स्पॉटिंग की बात करते हैं, और एक सेक्टर जो आज काफी एक्टिव है वो है ऑटो एंसिलरी काउंटर्स। कल तक संवर्धन मदरसन की बात होती हुई दिखाई दे रही थी, आज रानी मद्रास और दूसरे कुछ प्लेयर्स भी रेडार पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट दरअसल अखबारों में छपी है, और ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है इकरा की ओर से। इकरा ने इनफैक्ट अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जो एयरबैग मैन्युफैक्चरर्स है उनकी चांदी हो सकती है, और इसीलिए शायद यहाँ पर एक्शन भी दरअसल जोरदार है। इकरा मानती है कि 2027 तक, इनफैक्ट FY27 तक एयरबैग मार्केट 3 गुना बढ़ सकता है। मौजूदा मार्केट करीब 2500 करोड़ का है, और ये 3 गुना बढ़ जाएगा तो करीब 6,000-7,000 करोड़ तक के आने की संभावना है। ऐसा क्या हो रहा है इस सेक्टर में? इकरा की वाइस प्रेसिडेंट एंड सेक्टर हेड कॉर्पोरेट रेटिंग्स विनुता एस हमारे साथ जुड़ गई है, जिन्होंने दरअसल पब्लिश की है रिपोर्ट। विनुता, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्या आपने फैक्ट्स इनफैक्ट गिने हैं जिसके चलते आपने कहा दैट द मार्केट इज लाइकली टू गो अप टू 7,000 करोड़? बिगेस्ट फैक्टर क्या रहेगा? So there's a mandatory regulation which is coming in from October 1st, 2023,
which mandates the increase in the number of airbags per vehicle for all M1 category vehicles from 2 that is there currently to about 6. There's also voluntary increase in safety in vehicles, and there's also the growth in the passenger vehicle industry per se. All of these factors together will facilitate growth of the airbag market. तो इस समय ये जो मार्केट का साइज है लार्जली फिनुता, किस तरह की कंपनियां सर्विस कर रही हैं और कितनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी इन कंपनियों को, बिकॉज पैसेंजर कार सेफ्टी वाज नॉट टेकन वेरी सीरियसली इन इंडिया टिल द रीसेंट मिसहैप्स, और उसके बाद ये नॉर्म आता हुआ दिखाई दे रहा है. हाउएवर इसकी डिलीवरी 9 महीने आगे अक्टूबर 2023 में होनी है. आर कंपनीज इक्विप्ड टू केटर टू द डिमांड दैट्स गोइंग टू कम? Capacity building will remain critical to meet the upcoming regulations. Companies have started building capacities in the last 6 to 8 months, and we believe that there will be capex of around 1,000 to 1,500 crores over the next 12 to 18 months as far as this space is concerned. This will be towards capacity building and localization initiatives. So right now the capacity for airbags is right about 20 to 24 million units. That's estimated to go up to about 34-35 million units once this regulation comes. विनोदा जी गुड आफ्टरनून. तो इवन अगर ये इम्प्लीमेंट भी हो जाए, एक अकॉर्डिंग टू योर रिपोर्ट इंडस्ट्री इज ऑलरेडी इम्पोर्टिंग मतलब 60 to 70% ऑफ द कंपोनेंट्स. तो इट्स तो डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग ट्रिगर एनीवे, राइट? क्योंकि अगर ऑलरेडी 60 to 70% इंपोर्ट कर रहे हैं तो बड़ी रिक्वायरमेंट की तो देयर विल बी बिगर इंपोर्ट कंपोनेंट. So that is why players are looking at localization initiatives. Localization will ease supply chain challenges, and it will have its own cost economies as well. Right now, what is happening is lack of adequate volumes, and more importantly, lack of technology is resulting in imports, and most of these imports are happening from joint venture partners, overseas parents. If you look at most of these entities, they do have overseas partnerships, and a large part of the imports are right now happening from Europe. We are seeing localization initiatives. The PLI scheme should also help in localization. PLI is applicable for inflators, for electronic components, sensors, etc., which are part of airbags, and this should help improve localization levels going forward. ये कहते हैं, और ये सब हम जानते हैं कि on an average there are 3 airbags used in a ordinary car at this point in time, and going forward there will be minimum 6 to 8 airbags. इसका कितना कॉस्ट इम्पैक्ट फिर ऑटो कार मैन्युफैक्चरर्स पर आता हुआ दिखाई देगा, एंड हाउ डू यू सी दैट प्ले आउट, विनीता? So from an auto component manufacturer's perspective, right, the content per vehicle is about 3,000 to 4,000 currently. That's expected to increase to about 8,000 to 10,000 rupees per vehicle once these mandatory guidelines are implemented. And for a car manufacturer, in addition to all of this, there will be structural changes in the car. There will be additional sensors, etc., which could have additional cost implications. What I'm trying to drive is it's not only the airbag manufacturer, it's also the sensor manufacturing companies that are likely to see their business grow. अगर आपने स्टडी किया है भारत में जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं एंड परहैप्स द लिस्टेड एंटिटी स्पेस, कहां पर आपको लग रहा है ज्यादा कैपेसिटी ऐड होती हुई दिखाई देगी? व्हिच कंपनी इज इक्विप्ड टू इन फैक्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट, स्केल देयर बिजनेस? So I think at this point in time, the airbag manufacturing industry, from the component perspective, there are 4 large players, and we believe that given the technology intensity, etc., I mean, these are the 4 players that will scale up to sort of equip to the new guidelines. Largely 4 main players. This is from the airbag. शुक्रिया विनीता जी जुड़ने के लिए हमारे साथ और ये जानकारी रखने के लिए. तो ये एक तरह की एक बड़ी रिपोर्ट एयरबैग कंपनियों पर, और
लिस्टेड प्लेयर्स में एक तो राणे मद्रास है। उनो मिंडा, मुझे याद है अनुज, उन्होंने कहा था कि अपनी कैपेसिटी को वो डबल करते हुए दिखाई देंगे, थोड़ी सी कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे और ये एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी। राणे मद्रास तो आज खुलते ही उसके पंख लग गए और वहां पर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली। लेकिन हाँ, उनो मिंडा जैसे प्लेयर्स है और यहाँ पर एक्चुअली वो भी प्लेयर्स आपको देख रहे हैं जो मटेरियल सप्लाई करेंगे, जो एयरबैग मैन्युफैक्चरर्स है। तो SRF कुछ प्रोडक्ट बनाता है जो शायद इनके हाथ लगते हुए दिखाई देंगे और कुछ और छोटी कंपनियां हैं। लेकिन हाँ, एक अपॉर्चुनिटी है और शायद उसी को हाथों हाथ मार्केट आज लेता हुआ। बिल्कुल, लेकिन देखिए फिर वही बात कि ऑलरेडी 60 से 70% हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी यहाँ पे कंपनियां ऑलरेडी इस अपॉर्चुनिटी को भुना पा रही हैं। तो जब तक वो कैपेक्स नहीं हो जाता, ये देखने वाली बात होगी कितना फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। गौरांग, ट्रैक करते हैं कि आप इनमें से कुछ स्टॉक्स को, राणे मद्रास या उनो मिंडा को? उनो मिंडा पर काफी लंबे समय से अनुज खरीदारी की राय है और मैं ये मानता हूं कि ठीक है, हम हाल फिलहाल तो इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर भारत में कंपनियां स्थापित है और अगर वो क्षमता को विस्तार करके बढ़ा करके करना चाहती है तो शायद PLI के तहत सरकार के तरफ से इसके ऊपर भी कुछ घोषणा हो सकती है। ये मैं बात कर रहा हूँ, अनुमान लगा रहा हूँ। लेकिन हाँ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये भी जरूरी है कि अगर आप व्हीकल्स बनाते हैं तो उनका जो टेस्ट हो रहा है और टेस्ट का नतीजा हमारे सबके सामने है और किस तरीके से मिजरेबली फेल हुए हैं कुछ गाड़ियां, तो मेरे ख्याल से दुरुस्त करने की जरूरत थी इसको और उपयुक्त जो भी नियमों में परिवर्तन करना है, सेफ्टी फीचर्स और ऐड करने हैं, भले गाड़ी की कीमत बढ़ जाए, आखिर में क्या फायदा उस गाड़ी में सवार करके जहां पर आपकी जान जोखिम में आ जाए। तो आई थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आई एम ग्लैड कि इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। वैसे ये फाइनली जब पॉलिसी एक्शन में आएगी अक्टूबर 23 तक, दरअसल सभी कंपनियों को अपनी गाड़ियों में ज़्यादा एयरबैग्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन होपफुली तब तक कुछ कंपनियों के हाथ बड़े ऑर्डर्स भी लगते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक स्पेस, उनो मिंडा इस समय फ्लैट था, 1.5% ऊपर आ गया है। राजेश सातपुते, राणे मद्रास तो नियरली अपर सर्किट के करीब ट्रेड कर रहा है, उनो मिंडा पर अगर एक चार्ट चेक हो जाए? देखिए, मैं दोनों चार्ट देख रहा था, डेफिनेटली उनो मिंडा पे कमेंट करूंगा। देखिए यहाँ पे जो आप डेली चार्ट देखें तो करीबन 510 के आसपास इसका 200 DMI है। तो मेरे हिसाब से जो करेक्शन है, इट हैज लैंडेड ऑन एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ से देखिए मुझे लगता है कि एक मूव मिलना चाहिए। करीबन इसका पहला रेजिस्टेंस, पहला सप्लाई कहाँ मिलेगा, मेरे हिसाब से 560 के आसपास का सप्लाई है। तो यहाँ पे पोजीशन तो लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस जो है वो आपको जो करंट लेवल से मेंटेन करना है वो तो रहेगा 515 का, तो इट्स अ बाय। ओके, चलिए एक बार फिर बैंक निफ्टी थोड़ी कोशिश कर रहा है ऊपर आने की और इस बार सपोर्ट कर रहा है HDFC बैंक। एक बार HDFC बैंक लेकर आइए और वहाँ पर एक क्लियर कट मोमेंटम आपको दिखाई देगा। PNB भी टी हाई पर है। कुछ टाइम में हम वायदा अपडेट लेंगे, लेकिन शायद ये बैंक से बाहर आने की तैयारी कर रहा है PNB, तो थोड़ा सा मोमेंटम इस स्टॉक में। उससे पहले समित चौहान भी जुड़ गए हमारे साथ। समित, गुड आफ्टरनून। HDFC बैंक पर कोई व्यू और उसके अलावा आपकी कॉल? देखिए, HDFC बैंक एक कंसोलिडेशन में चला गया। रिसेंटली एक रैली आई थी, वो रैली के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक टाइम वाइज करेक्शन हम फिलहाल देख रहे हैं। रेंज अगर उसकी रहेगी तो 1660-70 ऑन दी हायर साइड और लो साइड 1580। तो ये रेंज से फिलहाल तो ये बाहर आते हुए नहीं दिखेगा, बट यस लोअर एंड से अच्छा ट्रैक्शन है, तो सपोर्ट के आसपास इसमें बाय की रणनीति होनी चाहिए। हायर लेवल पे आता है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए, तो ये रणनीति HDFC बैंक के लिए रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अगर करंट लेवल पे देखें तो इन्फोसिस IT स्टॉक्स में ऑल्दो लास्ट 2-3 दिनों से थोड़ा दबाव वापस आ चुका है, बट इन्फोसिस में अगर हम देखें तो लोअर लेवल से लास्ट 2 दिनों से हम इसमें बाइंग इमर्ज होते थे। सेकेंड हाफ में इन्फोसिस में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन आते हुए देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि 1540-90 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट इन्फोसिस के लिए बन गया और यहाँ से एटलीस्ट जो हायर एंड है 1540-1545 ये टेस्ट कर सकता है। तो 1-2 दिनों के लिए एक अच्छा प्रेफर्ड बेट हो सकता है विद इन दी IT स्पेस। तो हमें लगता है कि इन्फोसिस करंट लेवल पे अगर बाय करता है तो 1508 का स्टॉप लॉस होगा और 1545 का इसका टारगेट रहेगा। इन्फोसिस 1545 के लिए एक मौका, और इसी ने दरअसल सेकेंड हाफ में अपनी चाल को और मजबूत किया है। वो काउंटर रेडार पर आप रखें, यहीं पर तेजी का ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। अच्छा, टाइटन, आपका पहला टारगेट तो आज सुबह का 2560 का अचीव हुआ, फिर आपने इसको बढ़ाकर 2600 की तरफ रखा था। राजेश सातपुते, 2596 डे हाई और इस समय 3% की पूरी तेजी।
तो ये बताइए अब हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए? कल के लिए कैरी करने की तैयारी होगी या फिर इस समय आप मुनाफा बुक करने के मूड में आ रहे हैं? हर्षदा जी, मेरे हिसाब से अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो, स्विंग ट्रेडर हो, तो एक बार के लिए प्रॉफिट ले लीजिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा पोजिशनल रखना है, प्रोबेबली अगले एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से जिस तरह से प्राइस है, वॉल्यूम्स यहाँ पे देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत ड्राई है ओवरऑल मार्केट में, लेकिन टाइटन में आज वॉल्यूम अच्छे खींचा है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से टाइटन आपको बने रहना चाहिए। आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा, देखिए अभी जो बेस बनेगा वो बनेगा 2550। तो अर्षदा जी, उस हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस बनेगा, वो रहेगा 2530 का। 2600 का लेवल पार करते इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 2660। ओके, टाइटन में इस समय बाइंग क्लियरली विजिबल है। एक बार जरा स्टॉक लेकर आइए चंबल फर्टिलाइजर्स का। चंबल फर्टिलाइजर्स में भी थोड़ा सा मोमेंटम इस समय करीब करीब 3.25% ये स्टॉक ऊपर है। और लेकिन आज हर्षदा एक चीज़ है कि पिछले 1.5-2 घंटे में मार्केट में कोई नया मूव नहीं आया है, मतलब इंडिविजुअली वो जो ये वही स्टॉक्स हैं जो सारे के सारे हम सुबह के शो में भी डिस्कस कर रहे थे। उसके अलावा कोई नया स्टॉक एक ऐसा कोई वही टाइटन, वही टीवीएस मोटर, वही आरबीएल बैंक, कैनरा बैंक, ये सारे के सारे स्टॉक्स हमने सुबह डिस्कस कर लिए थे। और उसके बाद अभी मार्केट थोड़ा सा एक थका रहा है। मेरे ख्याल से अभी अगला 1 घंटा निकालना थोड़ा सा मार्केट के लिए मुश्किल होगा। पेशेंस बेसिकली टेस्ट होती हुई दिखाई देगी, स्पेशली जब आपके मित्रगण दोस्त यार छुट्टियों पर निकल गए और आप स्क्रीन के सामने बैठे और देख रहे हैं मार्केट में कोई वॉल्यूम नहीं है और वही स्टॉक 2-4 चल रहे हैं। अनुज, 1-2 ट्रेड्स हालांकि है, स्पेशली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एससीआई में अचानक तो नहीं, लेकिन आज सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स चार्ट आप देखेंगे तो मूड तेजी का बना और इस घंटे दरअसल आपको दिखाई देगा 1.5% और इस तेजी ने अपने नाम कर लिए हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन का स्टॉक आपको करीब करीब 5% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। और यहाँ पर वो आप देखिए सेकंड हाफ में या फिर 11-12 बजे के आसपास तेजी शुरू हुई, फिर एक डिप आया, लेकिन उस मूव को दरअसल ये कर रहा है सस्टेन। पीएसयूज में इन जनरल तेजी है, पीएसयूज में तेजी है। और इनफैक्ट बहुत लोगों का मानना है आज तक कि 2023 में सबसे बड़ा पैसा आपका पीएसयूज में बनेगा। उसके 2-3 कारण मैं बता देता हूँ आपको। पहला तो टेक्निकल रीजन है कि जो पीएसयू इंडेक्स है वो एक मल्टी डेकेड ब्रेकआउट पर है, पीएसयू इंडेक्स इटसेल्फ, नॉट पीएसयू बैंक। और दूसरा क्योंकि ये लास्ट फुल ईयर है गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन से पहले, तो 2-3 डाइवेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन होने के पूरे चांसेस हैं, जो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है। और उसमें एससीआई का भी नाम मेरे ख्याल से 1-2 बार आया है। हाँ। तो वो भी एक रीज़न है। तो एक कई लोगों का मानना है कि 2023 में आप बड़ा पैसा बनाएंगे पीएसयू बास्केट में। और इनफैक्ट अनुज, कल का वो दिन है जहां पर थर्सडे यानी कि दिसंबर 29 को फाइनल हियरिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सामने होने वाली है इनके डीमर्जर के स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को अप्रूवल के लिए। तो मार्केट वही प्रीएम्प्ट करके वहां पर पोजीशंस अब बनाना शुरू कर चुका है। गाबा साहब, टेक्निकली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, अब मार्केट भर में लोगों को भनक लग रही है कि होपफुली कल वो अप्रूवल आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन क्या इस समय अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया है तो उतरे? ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप करना पड़ेगा 134 का। शिपिंग कॉर्पोरेशन बाई मोड पर है, हायर टाइम फ्रेम बेसिस पे भी और डेली टाइम फ्रेम बेसिस पर। तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट लॉजिकल फर्स्ट 150, उसके बाद 160 पॉसिबल है। अब ट्रेड कर रहा है 140 में, सो 10 to 20 रुपीज अप मूव पॉसिबल है यहाँ पर, एज लॉन्ग एज वी हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 134 शिपिंग कॉर्पोरेशन। ओके, शिपिंग कॉर्पोरेशन में एक मूव पॉसिबल है। अब एक काम करते हैं, एक जरा निफ्टी वापस लेकर आइए। बहुत माइनर मूव्स, मतलब ये एक मुझे याद नहीं लास्ट कब हुआ था जब मार्केट इतना नैरो रेंज में मूव कर रहा था। तो जब से हमने ये शो स्टार्ट किया है 2 बजे से हर्षदा, तब से मेरे ख्याल से 10 पॉइंट की रेंज में निफ्टी घूमा है और मेरे ख्याल से 40 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी घूमा है। और हाँ, मिड कैप में थोड़ा ट्रैक्शन जरूर है, लेकिन मिड कैप इंडेक्स अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, करीब करीब 1/3% ऊपर कर रहा है। थोड़ा सा एक इशू होगा एनएवी मैनेजमेंट का भी, और मुझे लग रहा है कि कल भी शायद हो सकता है मार्केट आपको इसी तरीके का ट्रेड दे। आज तक कल भी आपको मार्केट पूरा दिन शायद थका दे, और उसके बाद ईयर के लास्ट दिन फ्राइडे को जब सब कुछ सेटलमेंट हो चुका हो, उस दिन शायद वो जो लोग मोमेंटम की खोज कर रहे हैं कि मोमेंटम आएगा फाइनली, वो शायद फ्राइडे को आए। तो मेरे ख्याल से आज और कल 2 दिन और शायद इसी तरीके का कारोबार रहेगा। कल तो एक्सपायरी भी है, तो कल थोड़ी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होगी, लेकिन इंडिकेशन नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मूव अभी 1 घंटे में या कल के दिन में आना चाहिए। और अनुज, नॉर्मली थर्सडे के एक्सपायरी से ठीक पहले वेंसडे को हम ओपन इंटरेस्ट को छोड़कर फिर रोल ओवर की पोजीशंस देखना शुरू करते हैं,
और रोल ओवर कोई भी एक ऐसा स्टॉक नहीं दिखा रहा है जहां पर 90% तक का रोल देखने को मिला। तो लोग एकदम आराम से एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि हाथ से निकल जाएगा, फटाफट पोजीशन रोल करे। मैक्सिमम कहां पर रोल्स अच्छे खासे या फिर थोड़े से डिसेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्फो एज जो करीब 80% तक का रोल है, HDFC बैंक में 80% तक का रोल, JSPL जहां पर कल परसों अच्छी तेजी देखने को मिली थी, और TVS मोटर। तो ये कुछ पोजीशंस हैं जहां पर 80% के करीब रोल ओवर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तो बाकी कंपनियां बस 75, 60 के कैटेगरी में ज्यादा। हाँ, वो मुझे लग रहा है कि हमारी एक टेंडेंसी होती है ना कि एग्जाम से पहले ही पढ़ना है, तो वो लास्ट दिन पर ही मेरे ख्याल से रोल ओवर होगा, तो कल ही होना है रोल ओवर जो होना है बाकी के स्टॉक्स में। लेकिन मोमेंटम की क्लियरली मार्केट में इस समय कमी है, और देखते हैं शायद कोई स्टॉक धक्का लगाए। HDFC बैंक और रिलायंस दोनों से उम्मीद तो है, क्योंकि दोनों इस समय ग्रीन में आए हैं। दोनों थोड़ा सा लैगर्ड्स थे, लेकिन जिस तरीके से ग्रीन में आए दोनों स्टॉक्स, अगर ये थोड़ा सा एक मोमेंटम पुश कर सकें तो मेरे ख्याल से कुछ आगे बात बनेगी, वरना तो थोड़ा सा फिर अगले 45 मिनट इसी रेंज में काम करना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ ऐसे ट्रेड्स दिख नहीं रहे, तो हमारे जानकारों से पूछ लेते हैं कि वो ट्रेड की क्या तैयारी करेंगे, और 4 का चौका की बारी है। हमारे जानकारों ने जो आज दरअसल शॉर्टलिस्ट किए हैं स्टॉक सस्ता ऑप्शन, उसी के साथ शुरुआत होगी। और समित, आपकी बारी, बताइए क्या ट्रेड लेकर आए हैं। बीटन डाउन काउंटर्स में हमें जहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास आया है वो स्टॉक्स में आपको एक अच्छी रिकवरी मिल रही है। तो उसमें से एक टाटा केमिकल स्टॉक है, जिसने ये पूरी सीरीज हमने लॉन्ग अनवाइंडिंग देखी है स्टॉक में, और लगभग 1050 से ये स्टॉक सब 900 के लेवल्स भी 3 दिनों पहले ये टेस्ट करा था। 3 दिनों में अच्छी रिकवरी आई है, लगभग 5% की इसमें एक रिकवरी आई है। और यहाँ पे अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट से ये स्टॉक यहाँ पे रिकवर हुआ है, यहाँ से हमें लगता है कि ये मूव और एक्सटेंड होगी, और ये बाउंस बैक मूव एटलीस्ट 960-65 तक ये मूव एक्सटेंड कर सकता है। जनवरी सीरीज में अच्छी एक्टिविटी इसमें हो रही है, लॉन्ग्स हमें बिल्ड होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन के जरिए जो ट्रेड करना है वो जैन सीरीज का 940 का कॉल ऑप्शन 36, 36.5 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये करंट लेवल पे बाय किया सकता है, और यहाँ पे एक लगभग जो स्टॉप लॉस होगा वो 26 रुपए का होगा, और टारगेट 54 से लेके 58 के इसके टारगेट्स हैं। ओके, टाटा केम की जनवरी की कॉल लेनी है आपको 940 की, और ये स्टॉप लॉसेस और टारगेट आपके सामने आते हुए स्क्रीन पर। एक ये टाटा केमिकल्स पर इसमें एक सस्ता ऑप्शन। FNO सुपरस्टार आज मानस की तरफ से। मानस, बताइए क्या पिक किया आपने? देखिए, FNO स्पेस में आज फर्टिलाइजर स्टॉक्स में काफी एक्शन देखने को मिल रहा है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, और उन्हीं में से एक स्टॉक है GNFC का, जिसने बॉटम बनाया है 520 रुपए के आसपास। 2 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद एक अपमूव शुरू हो गया है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड दिखने लगा है। तो आई थिंक GNFC में खरीदारी करने की राय रहेगी। 537 आपको स्टॉप लॉस रखना, ये कैश लेवल्स हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, और 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 570 है वही आपके टारगेट रहेंगे। यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड ले सकते हैं। जनवरी वाला 560 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 21 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, 17 रुपए का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो 17 रुपीज के स्टॉप लॉस से GNFC का 560 का कॉल ऑप्शन लीजिए 30 रुपए के टारगेट के लिए। ओके, 560 का कॉल ऑप्शन जनवरी का भी ले सकते हैं आप, GNFC का। ये इस समय FNO सुपरस्टार। चार्ट का चमत्कार, गाबा जी बताइए आप। रिपीट करूंगा, 1 बजे जो शो दिया था वो है चंबल फर्टिलाइजर। आज फर्टिलाइजर स्पेस में कुछ हरकत है, और इसमें तेजी भी है। ट्रेड कर रहा है 304 में, इसका टारगेट है 312, स्टॉप होगा 298 चंबल फर्टिलाइजर। ओके, तो 312 की तैयारी चंबल फर्टिलाइजर करता हुआ ये एक बाय साइड का ट्रेड। और अब बारी है मिड कैप फंडा की। गौरांग, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? मिड कैप फंडा में हमने चुना है कंपनी क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। इसकी चर्चा ज्यादातर तो होती नहीं है, लेकिन काफी अच्छे आंकड़े पिछले तिमाही में आए थे, और हम आकलन लगा करके चल रहे हैं कि नकदी की मांग को लेकर के, क्रेडिट डिमांड को लेकर के हमें लग रहा है कि एक बेहतरीन रुझान हो सकता है, और जो रिकवरी की रन रेट है वो भी काफी अच्छी तरीके से सुधरी है। तो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण एक अच्छा विकल्प अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर एक बाय साइड का ट्रेड, 1.5% ऊपर वो स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ। तो रिकैप आपके लिए 4 का चौका कर देते हैं। शुरुआत हुई थी टाटा केमिकल्स के साथ। ये है समित की पसंद। 54 के टारगेट के लिए आपने 940 वाला कॉल लेना है। ऑफ कोर्स जैन सीरीज के कॉल पर आप ध्यान दीजिए, वहीं पर ट्रेड मिलेगा।
26 आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 36 के आसपास सुझाया, 37-38 के बीच कर रहा है कारोबार। फिर आया हमारा एफनो का सुपरस्टार और ये है JNFC और मानस की पसंद है। 570 का आपका टारगेट रहेगा, 537 स्टॉप लॉस। अगर ऑप्शंस के आप खिलाड़ी हैं तो 560 का कॉल भी लीजिए, 30 का टारगेट रहेगा, 21 के आसपास वो कॉल आप खरीद सकते हैं। चार्ट का चमत्कार में काबा साहब कह रहे हैं चंबल फर्टिलाइजर पर ही ध्यान देंगे, 312 के टारगेट के लिए अब यहाँ पर तेजी का मामला बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ये है वो काउंटर जो इस समय सुझाया जा रहा है गौरांग की तरफ से। एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव से इन्हें पसंद है वो पर्टिकुलर ट्रेड। अच्छा, जब हम इन कंपनियों की बात कर रहे थे कि और कौन कौन प्लेयर्स हो सकते हैं ये एयरबैग वाले स्पेस में, तो मयूरेश जोशी हमारा शो देख रहे हैं और इन्होंने कुछ कुछ चीज़ें भेजी है। ये अपनी रिसर्च उनकी अलग से शुरू हो गई। अनुज कह रहे सेंचुरी एन का हो सकता है क्योंकि नायलॉन फिलामेंट यान जो एयरबैग फिल्टर मटेरियल में आता है, एयरबैग कुशन्स बनाती है वो कंपनी, वो आप ध्यान में रखें। अल्कली मेटल्स जैसी कंपनियां काम करती हुई दिखाई देंगी इस सेक्टर में, तो मौके भरपूर हैं। हमने 2 कंपनियों का जिक्र किया था, इस पर आगे आप चाहें तो एक्सटेंसिव रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेड क्लियरली बन रही है। RBL बैंक जिसका आप जिक्र कर रहे थे अनुज, 4.5% ऊपर। अब पिछले 10 मिनटों में एक और स्पाइक आता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है इस पर्टिकुलर ट्रेड में। आज सुबह में हमने पेटीएम का जिक्र किया था, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके ठीक साथ आप देखिएगा स्टॉक का प्लीज जोमैटो का। तो जोमैटो में भले ही कई सारी कंपनियों की रिपोर्ट्स आ रही हो, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कह रही हो कि अगला क्वार्टर थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन इन स्टॉक्स में तेजी की पोजीशंस लोग लेने लगे हैं। मानस, कोई ट्रेड, एक सिंपल ट्रेड के लिहाज से कुछ है मौका? देखिए, जोमेटो या पेटीएम दोनों की बात करिए तो अभी भी हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है। स्पेशली जोमेटो पे मैं समझता हूँ कि जब तक 62 के लेवल्स ब्रेक ना हो, यहाँ पर एग्रेसिव होके लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी है। लेकिन अगर आपने लॉन्ग पोजीशन ऑलरेडी बना ली है तो एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए 57.5 का, उसके नीचे जाए तो स्टॉक से निकल जाए। चलिए ठीक है, 2 स्टॉक्स और लेकर आते हैं, फिर सुमित के पास जाएंगे। एक अजमेरा रियल्टी का स्टॉक लेकर आई है। अजमेरा रियल्टी ने एक ज़बरदस्त मूव आज, और इनफैक्ट अभी इस 1 घंटे में इसने 8% और गेन किया और अब टोटल मूव इसका हो गया 18% अजमेरा रियल्टी का। और एक RCF में पिछले कुछ मिनटों में एक मूव आया है और ये भी स्टॉक अब इस समय डे हाई पर, और इनफैक्ट मार्केट भी अब डे हाई की तरफ जाने की वापस कोशिश कर रहा है। निफ्टी 18,160, बैंक निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है वो 43,000 का जो इल्यूसिव लेवल है उसकी तरफ जाने के लिए। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और CPSE इंडेक्स में शेयरों का वेटेज बदलने वाला है और इसमें कई शेयरों में बड़ी खरीदारी या बिकवाली हो सकती है। किन शेयरों पर बदलाव का असर पड़ेगा ये बताने के लिए चलते हैं सुमित के पास। सुमित, बताइए। तो कुछ बदलाव जो कि ईयर एंड के आसपास आपको देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए आपको 2 तारीखों का क्रूशियली नज़र रखनी होगी। पहले तो कल लास्ट आवर में कुछ एडजस्टमेंट जो है वो निफ्टी के अंदर या CPSE ETF के अंदर, CPSE इंडेक्स के अंदर या फिर बैंक्स के अंदर होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं और इनके इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 30 तारीख से होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, CPSE इंडेक्स, इन 3 के अंदर वेटेज के अंदर बदलाव होगा और वो कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। एडजस्टमेंट डेट 29 तारीख और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि जो लागू होगा वो 30 तारीख से लागू होता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले कुछ निफ्टी वेटेज जहां एडिशन होगा उसमें HDFC लाइफ पहला नाम है। रफली $9 मिलियन के आसपास का एक इनफ्लो यहां पे अनुमान लगाकर चल सकते हैं और भारतीय एयरटेल रफली $1.8 करोड़ के आसपास का इनफ्लो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है इन दोनों स्टॉक्स में। तो ये पॉजिटिव इनफ्लो जो होगा निफ्टी के दोनों स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल सकता है। जहां पर रिडक्शन आएगा उसमें बजाज फिनसर्व रफली $3.5 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो आता हुआ दिखाई पड़ेगा और दूसरा बजाज ग्रुप की ही बजाज ऑटो करीब $2 करोड़ के आसपास का आउटफ्लो यहां आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इन दोनों के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। कल शाम को या कल लास्ट आवर के अंदर कुछ बदलाव होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी में जो बदलाव होने हैं उसमें इंडसइंड बैंक करीब $2 करोड़ के आसपास का इनफ्लो यहां पे आता हुआ दिखाई पड़ सकता है और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में $1 करोड़ के आसपास का इनफ्लो, फेडरल बैंक रफली $1.25 करोड़ के आसपास का इनफ्लो यहां आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। तो तीनों बैंक्स जिन पे आपको नजर रखनी होगी बैंक निफ्टी के अंदर। आउटफ्लो में एक्सिस बैंक यहां पर करीब 8 करोड़ का एक बड़ा आउटफ्लो आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। $8 करोड़ का बड़ा आउटफ्लो रहेगा और SBI में रफली $3.5 करोड़ के आसपास का एक आउटफ्लो आपको बैंक निफ्टी के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो लास्ट आवर में ये एडजस्टमेंट्स कुछ हो सकते हैं। एक CPSE के अंदर जो वेटेड एडिशन है उसमें NTPC और पावर ग्रिड, इन पे आप नजर रखिएगा।
करीब करीब $1.25 करोड़ के आसपास का, $1.25 करोड़ के आसपास का इनफ्लो एनटीपीसी और पावर ग्रिड इन दोनों के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। और आउटफ्लो के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वहां पर ओएनजीसी में एक आउटफ्लो आएगा करीब करीब $2 करोड़ के आसपास का। लेकिन ओवरऑल सबसे ज्यादा जो इनफ्लो या आउटफ्लो की उम्मीद आप लगाएंगे वो एक्सिस बैंक के अंदर ही आता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां पर मेजर आउटफ्लो होगा करीब करीब $8 करोड़ का। तो ये सभी स्टॉक्स जिनके ऊपर आपको कल के लिहाज से भी नजर रखनी होगी। ओके, तो कई सारे काउंटर्स जहां पर वेटेज के लिहाज से क्लियरली बदलाव आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जहां पर वेट बढ़ रहा है स्पेशली ऑन द बिग बॉयज, उससे ज्यादा जहां पर वेट थोड़ा सा ट्रिम हो रहा है, और थोड़ा नहीं नियरली 1% ऑड्स ट्रिम होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे अनुज आई बेग योर पार्डन, सुमित भी मेंशन कर रहे थे, बजाज फिनसर्व और बजाज ऑटो दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर आएंगे। आज सुबह में मुझे याद है बजाज फिनसर्व पर एक बाय कॉल सातपुते साहब दे रहे थे, वो स्टॉक 1526 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और बजाज ऑटो भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बजाज ऑटो में ज्यादा कुछ इतना एक्शन हाल फिलहाल में नहीं नजर आया है, लेकिन स्टॉक में आ रहा है हल्का सा अपटिक। इनमें अगर कोई पोजीशन होल्ड किसी ने की है, समित आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, बजाज फिनसर्व की अगर बात करें तो विद इन दी बजाज ट्रेंड्स हमें बजाज फाइनेंस काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट 2 दिनों पहले हमने ये हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था ऑप्शन के जरिए, जिसमें आज सुबह ही प्रॉफिट बुक करवाया। बट हैविंग सेड दैट, अभी भी अगर स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो बजाज फाइनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें मूव जैसे ही 6700 का लेवल ब्रेक होता है आपको एक अच्छी मूव मिलेगी। बजाज फिनसर्व की बात करें तो यहाँ पे 1500-1490 का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 200 डे एवरेज है, तो वो एक सपोर्ट मान के चलिए। बट जो मोमेंटम ये स्टॉक में ऊपर की तरफ स्टार्ट होना है वो 1550 के ऊपर ही होगा, और फिर स्टॉक में आपको कहीं ना कहीं ये कैचअप मूव 1600-1620 तक एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बजाज ऑटो की बात करें तो स्टॉक में रिसेंटली ऐसा कुछ ना प्राइस ना वॉल्यूम कोई भी ऐसे यहाँ पे मेजर एक्शन नहीं बनी है। 3650 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा बजाज ऑटो के लिए। वो लेवल ब्रेक होने के बाद थोड़ा बहुत आपको अपवर्ड मोमेंटम ये स्टॉक में यहाँ पे ट्रिगर होते हुए दिख सकता है। चलिए एक स्टॉक लेकर आइए अब, कीस्टोन रियल्टर्स, जो रुस्तम जी बेसिकली कंपनी है। इस स्टॉक में अब थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ कि एक मोमेंटम स्लैकन हो रहा है। ये देखिए 501 रुपये, ये डेज लो पर अब इस समय 4.5% नीचे रुस्तम जी। इनफैक्ट इस मंथ इसने करीब करीब 6.5% गंवाए हैं, और अभी अपने लिस्टिंग प्राइस से काफ़ी करीब जा रहा है। जो लिस्टिंग प्राइस वाला लो था उसके काफ़ी करीब जा रहा है ये स्टॉक का। 502 रुपये का इसमें ये भाव है इसका स्टॉक का, और लिस्टिंग के बाद एक डिक्लाइन आई थी, परसों शायद थोड़ी रिकवरी थी इसमें, लेकिन आज वापस ये स्टॉक करीब करीब 4.5% नीचे। चंदन भी जुड़ गए अब हमारे साथ। चंदन जी गुड आफ्टरनून, बताइए किस स्टॉक पर दाम लगा रहे हैं आज? जी गुड आफ्टरनून। देखिए, बाजार में ओवरऑल कंसोलिडेशन मूव देखने को मिला था और डिक्लाइंस यहाँ पे खरीदारी में तब्दील हुए। बट अच्छी बात यह है कि आज सिलेक्टिव मिड कैप वाइज काफी अच्छा मोमेंटम बना है। आप किसी भी फर्टिलाइजर का नाम लीजिए, वहां पे अच्छा खासा मोमेंटम है। चाहे आप एफएनओ के फर्टिलाइजर नाम्स की बात करें या नॉन एफएनओ के फर्टिलाइजर्स की बात करें, चाहे स्पीक को देखें, फेक्ट को देखें, सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। तो मैं काउंटर है जीएनएफसी, यहाँ पे काफी शॉर्ट्स बने हैं और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट्स की कवरिंग बनती हुई नजर आएगी। तो जीएनएफसी पे मैं फोकस करूंगा। 555 के आसपास चल रहा है, 540 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 575 580 तक के लेवल बनेंगे। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स, शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम है, मैं इस थीम को प्ले करना चाहूंगा। और इंट्राडे मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 5% तक के स्विंग आपको यहाँ पे मिलने चाहिए। ये जीएनएफसी इनफैक्ट ज़बरदस्त स्विंग इस स्टॉक में, और ये मेरे अभी हमने जब शो स्टार्ट किया था उसमें भी रेकमेंड किया गया था जीएनएफसी। ये 6% ऊपर इस समय, और ये एक यहाँ पर एक फ्रेश कॉल भी आ रही है। 575 का टारगेट है और 540 का इसमें एक स्टॉप लॉस। तो एक ज़बरदस्त मूव इस समय जीएनएफसी के स्टॉक में। इनफैक्ट वो वापस लेकर आइए इसका इंट्राडे चार्ट, और देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय स्टॉक में 33 रुपये ऊपर ये स्टॉक का। इनफैक्ट अनुज, बाकी सभी फर्टिलाइजर कंपनियों में ना पिछले 10 मिनटों में बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला है। आपने आरसीएफ कहा था, चंबल कहा था, तो आप देखिए एनएफएल का शेयर 17% ऊपर, 8% से ज्यादा का स्पाइक उसमें आया है। आरसीएफ भी वही दिखा रहा है, 15% की तेजी, 6% तक का उछाल यहाँ पर भी, और सभी काउंटर्स में बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ, या तो 1 गुना या 2 गुना या 3 गुना वॉल्यूम्स के साथ ट्रेड। ये बिल्कुल, ये थोड़ा ईयर एंड फैक्टर भी है क्लियरली। मानस ने सजेस्ट किया था जीएनएफसी शुरू में भी, शो के शुरू में। मानस, आपके भी रिवाइज टारगेट्स यहाँ पर, मेरे ख्याल से आपका पहला टारगेट शायद मीट होने वाला है यहाँ पर। देखिए 570 के टारगेट थे, और ये अभी थोड़ी देर पहले 15-20 मिनट पहले ही रिकमेंड किया गया था स्टॉक। लेकिन जो ऑप्शन में ट्रेड दिया था 560 का कॉल ऑप्शन, उसके टारगेट 30 रुपए के थे, वो अचीव हो चुके हैं।
कैश में जो टारगेट थे वो 570 रुपए के थे, वो मेरे ख्याल से 63 के आसपास के हाईज बने हैं। आई थिंक प्रॉफिट बुक कर लेना बेटर आइडिया, क्योंकि अब स्पेस नहीं दिख रहा कि कोई ऐसा स्तर जहां पर आपको स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज कर लेना बेहतर रहेगा। तो आई थिंक अगर इंटरडे ट्रेड था तो बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर आइडिया है। चलिए ठीक है, ज़बरदस्त, लेकिन मोमेंटम तो ज़बरदस्त है इस समय सारे के सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में। और इस समय GNFC मानस बोल रहे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और ऑफ कोर्स चंदन की एक फ्रेश मोमेंटम कॉल भी है, तो अब वो आपके ऊपर है कि दोनों कॉल्स ले, लेकिन ये मार्केट है देखिए, और ज़बरदस्त मूव इस समय इस स्टॉक में आता हुआ, और लग रहा है यहाँ पर टेक्सचर की अभी भी शायद और थोड़े से गेंस आपको दिख जाए। ये क्या प्री बजट हो सकता है? प्री बजट वही फ्लेवर होगा, है, ये उसी प्री को। बजट फ्लेवर है। और रेलवे, फर्टिलाइजर्स, ये सब, क्योंकि मार्केट में वैसे भी बजट काफी दूर है, लेकिन अभी कुछ और नहीं है तो फिर और आज वैसे भी लैक ऑफ आइडियाज। एग्जैक्टली, आज और कुछ है नहीं करने को, तो चलिए ठीक है, फिर थोड़ा सा मार्केट का मन कर रहा है कि थोड़ा फर्टिलाइजर स्टॉक्स, ये 3-4 दिन चलेगा आज सेक्टर रोटेशन। और सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं, आप MTNL देखें, आज सुबह MTNL में एक मूव आया था, आपने सुबह अभी SCI आपने स्पॉट किया था, तो क्लियरली एक PSUs में एक क्लियरली एक मूव है। और स्पेशली जो प्रॉफिट मेकिंग PSU है उसमें तो मार्केट अब एक इवन पोस्ट बजट भी एक्सपेक्टेशन रखेगा कि जनवरी टू मार्च काफी डिविडेंड्स आएंगे, काफी बायबैक्स आएंगे। ये एक और रीजन है कि, और इस बार इनफैक्ट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि डिविडेंड और बायबैक काफी ज्यादा आएंगे, क्योंकि वो जो टारगेट था गवर्नमेंट का उससे काफी पीछे हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था। तो जनवरी टू मार्च का जो पीरियड है उसमें काफ़ी फर्टिलाइजर्स, काफ़ी PSU कंपनियों में आप डिविडेंड्स भी देखेंगे, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। चलिए काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं फटाफट, और ब्रेक से वापस आने के बाद आउटलुक 2023 डिस्कस करने के लिए वैभव सांघवी हमारे साथ तैयार है। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब 2 गुना हो गया है, और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो चलिए देखिए, निफ्टी एकदम फ्लैट वापस, जो लग रहा था कि मोमेंटम हल्का सा आ रहा था वो एकदम फ्लैटन आउट हो गया। इवन बैंक निफ्टी भी फ्लैटन आउट हो गया, तो 43,000 नहीं क्रॉस हो रहा है, और निफ्टी पर भी वो 18,160 170 उस लेवल से निफ्टी स्लिप कर रहा है क्लियरली। तो एक आज बड़ी ट्रेड नहीं थी मार्केट में, आज ऑप्शन राइटर का दिन है। इनफैक्ट अगर आज आप टॉप 20 ऑप्शन देखेंगे तो लगातार सब में प्रीमियम कम हुआ है, 10% से लेकर 50% तक का प्रीमियम कम हुआ है। मैं कॉल्स और पुट्स दोनों जोड़ रहा हूँ, मार्केट हल्का सा ऊपर है, लेकिन फिर भी कॉल्स में ऐसा नहीं कि प्रीमियम, इनफैक्ट अब तो निफ्टी 15 पॉइंट नीचे 18,118, तो ये बिल्कुल भी मोमेंटम मार्केट में इस समय नहीं है। तो अगले साल के लिए अब क्या तैयारी करनी है, सिर्फ 3 दिन बचे हैं इस साल में, और बाजार में निफ्टी फ्लैट रहा है, लेकिन इंडिविजुअली आपने देखा है काफ़ी मूव्स मिले हैं आपको, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, PSU बैंकिंग यूनिवर्स हो, FMCG हो, IT दूसरी तरफ ऑफकोर्स काफ़ी डाउन रहा है। तो इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं वैभव सांघवी, एवेंडस कैपिटल ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज के Co-CEO, ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वैभव जी, गुड आफ्टरनून, और सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। बताइए 2023 के लिए आपका क्या आउटलुक है? सभी बहुत सारी शुभकामनाएं सभी आप लोगों को और श्रोताओं को भी। 2023 का आउटलुक अगर हम देखें तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट टॉप आउट हो गए, और हमारा अनुमान है कि प्रॉबेबली एक क्वार्टर के दरमियान हमें लगता है कि वो टर्मिनल रेट बोथ फ्रॉम द फेड पर्सपेक्टिव और RBI के पर्सपेक्टिव से भी आ जाएगा। सो एक बार वो आ जाता है तो हम वहां से इंटरेस्ट रेट प्रेडिक्टेबिलिटी भी देखेंगे, और वहां से हम थोड़ी मोमेंटम वापस इक्विटी एज एन एसेट क्लास में भी शुरू करेंगे आफ्टर 1 year ऑफ कंसोलिडेशन। ऑल्सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अगले साल पॉसिबिलिटी है कि बोथ डेट और इक्विटी दोनों परफॉर्म करेंगे, क्योंकि एक बार आप टॉप आउट ऑफ इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो वहां से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे की कटौती होती है ड्यूरिंग द ईयर, तो वहां से कैपिटल अप्रिसिएशन भी हो सकता है डेट में। सो दोनों एसेट क्लास हमें लगता है कि परफॉर्म करेगा। आप कह रहे हैं दोनों एसेट क्लास परफॉर्म करेगा, लेकिन इस बढ़ते ब्याज दरों के एनवायरनमेंट में वैभव, क्या आप वेटेज के लिहाज से डेट में कुछ और पैसा इस समय ऐड करने की सलाह दे रहे हैं? क्या वहां पर एलोकेशन बढ़ने लगा है?
और इट्स गोइंग टू बी अ 50-50, या फिर डेट में 40 और ज्यादातर पैसा इक्विटी में ही लगेगा? सी इक्विटी अगर हम देखें तो 3 से 5 साल का होराइजन अगर रहेगा तो डेफिनेटली इक्विटी एक बेटर एसेट क्लास रहेगा। डेट एक टैक्टिकल प्ले रहेगा जहां हम एक्सपेक्ट करेंगे कि टर्मिनल रेट एक बार आ जाता है या टॉप आउट हो जाते हैं रेट्स, तो वहां से एटलीस्ट फॉर अ ईयर के पीरियड के अगर होराइजन को रखते हैं तो वहां से आपको बहुत कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा इन एडिशन टू योर यील्ड। सो इस हिसाब से हमें देखना चाहिए। अगेन इन टर्म्स ऑफ द एसेट एलोकेशन, ये तो इन्वेस्टर के रिस्क प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा, बट दोनों एसेट क्लास ऑन एन ओवरऑल बेसिस नेक्स्ट ईयर में परफॉर्म करेगा। हालांकि इक्विटी में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। नहीं वैभव, इशू ये है कि टर्मिनल रेट कहाँ जाएगा और कब होगा, ये थोड़ा सा अभी टफ लग रहा है बता पाना। आपका क्या व्यू है इसको लेकर? इस क्वार्टर के दरमियान आई थिंक टर्मिनल रेट की अच्छी तरह से प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाएगी, और हमें लगता है कि आरबीआई की अगर नजरिए से देखें तो और एक 25 बेसिस पॉइंट पॉसिबली है कि एक हाइक आ सकता है, और उसके बाद हमें लगता है कि वो पॉज हो जाएगा। और फेड की अगर के नजरिए से देखें तो लास्ट मीटिंग के अनुसार वो 5.1 या 5.2 की जैसे गाइड किए हुए हैं। हमें लगता है कि अगेन आफ्टर वन मोर हाइक मोर और लेस वो कमेंट्री में चालू हो जाएगा। अगर और रेट्स ऐसे है ना कि यूएस 10 ईयर अगर आप देखें तो 4.25 का इन स्पाइट ऑफ रेट हाइक्स 3.6 3.7 के आसपास आ गए हैं। सो मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होते हैं, 12 महीने और 24 महीने आगे का डिस्काउंटिंग कर लेते हैं। सो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर के हिसाब के नजरिए से देखते हैं तो हम मोर और लेस वहाँ टर्मिनल रेट पे आ जाएंगे। बैंकों में किस तरीके के बैंक्स आप प्रेफर करेंगे फिर वैभव? क्योंकि इस साल हमने क्लियरली एक फोकस देखा था रिटेल बैंकों पर, और पीएसयू बैंकों ने तो बहुत आउट परफॉर्म किया है। कॉर्पोरेट बैंक्स थोड़ा पीछे रहे हैं। सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। लेकिन किस तरीके के बैंक्स पर आप इस नए साल में फोकस करने वाले हैं? नहीं, ऑफ कोर्स पीएसयू बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, और उसका रीजन 2 थिंग्स है। वन के एनपीए बुक्स बेटर हो रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बेटर हो रहे हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन बहुत डर्ट चीप चल रहे थे। सो आफ्टर दिस रैली अगर हम देखें तो वो टुवर्ड्स द एवरेज और लिटिल हायर देन एवरेज वैल्यूएशंस पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। सो हमारा प्रेफरेंस गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि हम प्राइवेट बैंक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स अच्छे नहीं है, हम बोल रहे हैं कि अगर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात करें तो हमारा बेट मोर प्राइवेट बैंक्स पे रहेगा। निजी बैंकों पर फोकस रहेगा आपका, वहां पर शायद इस समय ज्यादा पोटेंशियल, लेकिन मार्केट एक बार फटाफट से स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर ऊपरी लेवल से फिर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करता हुआ बाजार 18,100 के स्तर आ चुके थे कुछ ही क्षण पहले। निफ्टी बैंक नेगेटिव टेरिटरी से अब फिर से 17 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन मार्केट अब जाकर वॉलेटाइल हो रहा है। तो सुबह में बहुत ही सीमित दायरा था, अब थोड़ी सी उसी दायरे में उठापटक देखने को मिली। आप निफ्टी 50 का चार्ट देख रहे हैं, तेजी और फिर अचानक ये देखिए इसे नीचे खींचा है, और दबाव कहां से आया वो मैं आपको फटाफट बताती हूँ। कुछ चुनिंदा काउंटर्स ही हैं जहां दरअसल हमने देखा है जो थोड़े थोड़े करके प्रेशर पॉइंट्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो आपका टाटा स्टील में नियरली 1% ड्रैग देखने को मिला। सन फार्मा, अदानी पोर्ट, बजाज फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आधे से 1% तक का प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है। अब मेटल्स की मैं आपकी राय मैं लेना चाहती हूं वैभव। मेटल कंपनियों में हमने देखा था बहुत अच्छा मूव कल और आज में देखने को मिला, ऑल कर्टसी टू चाइना, कि वहां पर इकोनॉमी खुल रही है तो मेटल के दाम कमोडिटी मार्केट्स में भागे, भारतीय स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और नॉर्मली मेटल्स एक साइक्लिकल प्ले होते हैं, आपकी क्या राय रहेगी? अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ मेटल कंपनियां हैं, क्या उसी साइकिल का प्ले और ट्रेड के लिहाज से होंगी, या फिर आपको लग रहा है थोड़े से लॉन्ग टर्म में 1-2 स्टॉक्स लेकर रखे, वॉलेटिलिटी के बाद इवेंचुअली आपको ये बेहतर रिटर्न देंगे? एक जनरल मेरे एक्सपीरियंस में जो भी लास्ट 20-25 इयर्स का जो भी एक्सपीरियंस है, हमने हमेशा देखा है कि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी वीक होती है तब मेटल्स को आउट परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑफ कोर्स ऑन द शॉर्टर टर्म, अब जब चाइना रीओपन की बात हुई तो एक सेंटिमेंट सा पॉजिटिव हुआ है,
और प्रॉबेबली चाइना रीस्टॉकिंग हो रहा है और चाइनीज हॉलीडेज के पहले आप मोमेंटम देख सकते हैं मेटल स्पेस में। बट जब इकोनॉमिक नंबर्स जब वीक दिखेंगे, जब डिक्लेयर होंगे और ग्लोबली स्लो डाउन का इफेक्ट आएगा, तो हमें लगता है कि मेटल्स एक स्पेस है जो अंडर परफॉर्म करते रहेगा। और लास्ट 1.5 years 2 years में जो आउट परफॉर्मेंस हुआ है, जहाँ प्रॉफिट की जो अच्छी तरह से प्रॉफिट बताए हैं उन्होंने, हमें लगता है कि वहाँ थोड़े डाउनग्रेड्स आने पॉसिबिलिटी है। सो हम कॉशियस है ऑन द ओवरऑल मेटल्स एंड कमोडिटी स्पेस पे। ओके, आईटी में क्या व्यू होगा इस समय वैभव? लग रहा है कि एटलीस्ट जो बिग करेक्शन थी वो खत्म हो गई, या 2023 भी परेशान करेगा? एटलीस्ट इन द फर्स्ट हाफ हमें लगता है कि परेशान करेगा, बिकॉज अगेन वो ग्लोबली सेंसिटिव सेक्टर है। अभी तक हमने देखा है कि मार्जिन्स में दबाव रहे हैं। हम अभी देख रहे हैं कि जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है अलग अलग कंपनियों से, हमें लगता है कि अभी रेवेन्यू में भी थोड़ा दबाव रहेगा, और जो भी कैरेक्टर ऑफ द रेवेन्यू है वो भी चेंज हो रहा है, जहाँ डिस्क्रेशनरी स्पेंड से लेके अभी मेंटेनेंस स्पेंड पे ज्यादा झुकाव है। सो जब भी ऐसा होता है तो आई थिंक रेवेन्यू में डेफिनेटली प्रेशर रहेगा along with your margins as well. Only positive factor is के INR की depreciation हुई है और क्रॉस करेंसी इम्पैक्ट भी पॉजिटिव रहे हैं ये क्वार्टर में। सो इट्स गोइंग टू बी मिक्स्ड, बट जब भी रेवेन्यू प्रेशर में रहता है तो ये सेक्टर जनरली अंडर परफॉर्म करता है। ओके, तो ये फिलहाल बात हुई इस पर्टिकुलर सेक्टर की, लेकिन एज अ थीम 2023 में वैभव, कोई एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको लग रहा है थोड़ा सा लीडरशिप आती हुई दिखाई देगी? क्योंकि इस बारी हमने देखा है लार्जली रोटेशनल प्ले देखने को मिला है। बैंकिंग साइड पर लीडरशिप थी, लेकिन तेजी की तरफ और मंदी की तरफ टेक्नोलॉजी काउंटर्स में हमने देखा था काफी सर्कमस्पेक्ट थे लोग। तो लीडरशिप के लिहाज से कोई एक ऐसा सेक्टर जहां पर आप कहेंगे कि हाँ, मैं अपनी पोजीशंस ज्यादा रखना चाहता हूं? few sectors. One, of course, banking हमें लगता है कि continued रहेगा momentum, because next 4 quarters हमें लगता है कि उनके नतीजे अच्छी तरह से और बेहतरीन ही रहेंगे। Second, हम ऑन ग्राउंड थोड़ी रिकवरी देख रहे हैं रूरल साइड में भी। तो जो भी रूरल ड्रिवन सेक्टर्स है वो हमें लगता है कि थोड़े फेवर में रहेंगे, इंक्लूडिंग कंज्यूमर स्टेपल्स, जहां वन के रॉ मटेरियल प्राइसेस भी डिक्रीज हुए हैं, और दूसरी साइड अगर वॉल्यूम ग्रोथ होती है बिकॉज ऑफ रूरल रिकवरी, तो ये एक सेक्टर है जो और देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल्स, जहां सरकार का और गवर्नमेंट का अच्छा सा फोकस है सप्लाई साइड सुधारने के लिए। सो ये 3 और 4 सेक्टर्स हैं जो हमें पसंद है एटलीस्ट फॉर 2023। सिंस आप एक लॉन्ग शॉर्ट फंड चलाते हैं वैभव, कोई सेक्टर्स जहां पर आप इस समय थोड़ा शॉर्ट पोजीशंस रन कर रहे हैं? शॉर्ट पोजीशन तो नहीं, बट हम अंडर परफॉर्म जरूर कहेंगे कि हमारे हिसाब से कमोडिटीज, आईटी स्पेस, हमें लगता है कि ये कंटिन्यूड थोड़े प्रेशर में रहेंगे, और एनबीएफसी स्पेस। सो ये 3 और 4 सेक्टर्स हैं जो हमें लगता है कि अंडर परफॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम फ्रॉम मार्केट पर्सपेक्टिव, और आप लॉन्ग शॉर्ट की तरफ भी देख सकते हैं उसे। वैभव, ये जो न्यू लिस्टिंग्स थी उनकी कंपनी के मैनेजमेंट, स्पेशली पेटीएम, कह रहा था कि वो अपने कैश बर्न को इमीडिएटली बंद कर रहे हैं, और जो उन्होंने कहा था कि अगले साल तक वो एबिटा ब्रेक इवन करके दिखाएंगे, वो शायद पहले डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। अब एक तो टेक इन्वेस्टर का कल थोड़ा बहुत क्रिएट हुआ है, लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, भले ही वो एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत खराब रहा हो। क्या आपको लग रहा है दौर थोड़ा सा बेहतर रह सकता है इन कंपनियों में? इस खासे करेक्शन के बाद 2022 के क्या मौका मिलेगा फिर अच्छे पैसे बनने का इधर? आई थिंक ये पूरा जो सेक्टर है, जो न्यू एज इकोनॉमी पे या नए फिनटेक्स या टेक कंपनीज कहें, आई थिंक ये सभी कंपनियां के बिजनेस मॉडल को हमें गौर से देखना पड़ेगा कि कैसे इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज अभी भी आई थिंक दे आर ट्राइंग टू गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन, और हमें लगता है कि ऑफ कोर्स इनमें से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है, लेकिन ये लंबे दायरे के इन्वेस्टमेंट के लिए है।
अगर हम एकदम तुरंत देखते हैं कि एक साल 2 साल में अगर अपना रिटर्न बने तो वो थोड़ा मुश्किल है कह पाना। बट अगर हम 5 साल 10 साल की बात करें तो ये बिजनेस मॉडल्स भी इवॉल्व होंगे अगर टेक्नोलॉजी एज अ बेस लेके, और काफी अच्छे एंटरप्रेन्योर पीपल भी हैं जो काफी अच्छा प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। तो वो बेट लेना थोड़ा सीमित तरीके से लेना चाहिए और बड़े लंबे दायरे तक लेना चाहिए। ओके, तो थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव हो तभी इन स्टॉक्स पर पैसा लगाया जाए। वैभव सांघवी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। विश यू एंड योर टीम ऑल द वेरी बेस्ट नए साल के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। तो वैभव की राय, अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स पर जहां पर मौके रहेंगे आने वाले साल में, लेकिन देखिए छोटा ही सही लेकिन हल्का हल्का ऊपर नीचे वाला, जो छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर आप निकलते ना, वैसी स्थिति मार्केट में दिखाई दे रही है, क्योंकि चार्ट वही इंडिकेट कर रहा है। 18,131 एकदम फ्लैट निफ्टी बैंक 56 पॉइंट, 43,000 के सपने दिखा के 42,900 से ही खुश दिख रहे हैं ट्रेडर्स। 40 निफ्टी 0.00%, सेंसेक्स 0.00% और बैंक निफ्टी 0.14%। मैं शुक्र है कि थोड़ा सा मैंने जो लंच लाइट किया था, वरना वो ऐसी मार्केट में एकदम नींद आ जाती। नींद आती है अनुज। हाँ बिल्कुल। अच्छा हर्षिता, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था आज जो दोपहर को, कि एक कहावत है ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं नहीं आता प्यासे के पास। मार्केट में उल्टा है, मार्केट में ट्रेड आपके पास आता है। अगर आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे ना, आप लॉस करेंगे। आज बहुत ट्रेडर्स ने लॉस किया होगा क्योंकि एक ज़बरदस्ती ट्रेड ढूंढने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज सेटअप आपके पास आएगा, अपने आप ट्रेड बनेगी। अगर सेटअप नहीं आएगा तो छोड़ दीजिए। और आज जैसे आज का दिन है, इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बहुत अच्छी ट्रेड मिली है। इंडेक्स में तो आज बहुत ज़्यादा परेशान किया लोगों को, और हर लेवल पर लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब ब्रेकआउट आएगा, अब ब्रेकआउट आएगा, और वो मार्केट ब्रेकआउट दिखाई नहीं रहा है किसी भी तरीके से। आज शायद परफेक्ट दिन था उन लोगों के लिए जो घर से काम कर रहे हैं। कोट एंड कोट गाबा साहब बगल में अपना नेटफ्लिक्स ऑन करके कोई सीरीज ही निपटा देते हैं। हो सकता है कर भी रहे हो गाबा साहब। हाँ जी, नहीं कर तो नहीं रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक बात है, कमिटमेंट इज कमिटमेंट। जो भी काम करो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि शो के टाइम पे, मैं कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द डे 100%। शो के टाइम पे तो मेरे को पता है कि आपकी शो के टाइम पे मुझे पता है आपकी 100% कमिटमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे मार्केट ऊपर है, नीचे है, फ्लैट है। लेकिन 3:30 बजे के बाद जरूर देखूंगा आज नेटफ्लिक्स। आज तो जरूरत भी पड़ेगी क्योंकि इतना बोरिंग मार्केट निकलता हुआ दिखाई दिया है। अच्छा, फर्टिलाइजर कंपनियों में दीपक फर्टिलाइजर हमने मेंशन किया था 8% ऊपर। अरविंद स्पार्ट स्पेसेस में किसी वजह से अचानक तेजी आती हुई दिखाई दी। मालू पेपर, गति, हुडको, केयर रेटिंग्स, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर लोग जाते जाते तेजी कर रहे हैं। अच्छा, राइट्स जैसे स्टॉक्स भी आज चल चुके हैं जहां पर हरकत देखने को मिली है खरीदारी की ओर। ऐसे कोई मुझे खास सेक्टर या कोई ऐसा स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा जिसमें अभी अभी अचानक तेजी आती हुई दिखाई दे रही हो। हल्की हल्की बढ़त अपनी पोजीशंस में लोग ऐड कर रहे हैं। गति पर कोई व्यू है मानस? 144 145 के आसपास गति, ब्लू डार्ट, डिलीवरी में हम देख रहे थे थोड़ा सा करेक्शन कल परसों आ रहा था, लेकिन गति का ये शेयर कुछ कहता है क्या आपको? देखिए, आज फर्स्ट टाइम स्टॉक में कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। मेरे ख्याल से 195 से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 135 के आसपास बेस बनाया। तो आज फर्स्ट डे एक बुलिश कैंडल बना है। आई थिंक यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। केवल एक बाउंस बैक प्ले है ये, जहां पर आपके जो टारगेट रहेंगे वो 155 के रहेंगे और 140 के स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। ओके, तो 153 के लिए एक मौका, 140 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। यह बात गति की। चंदन, वायदे बाजार में आपका जीएनएफसी तो खूब धमाल मचा रहा है, ऐसा कोई और ट्रेड आज के लिए स्पॉट हुआ है तो बताइए। देखिए, ओवरऑल इंडेक्स में तो हमारा यही मानना है कि यहाँ पे डिप्स आएंगे, डिप्स पे खरीदारी रहेगी और आने वाले 3-4 दिन है वो थोड़े से टफ रहेंगे। टफ इसलिए रहेंगे क्योंकि ट्रेडर्स यहाँ पे आई थिंक वेकेशन मोड पे रहेंगे। तो मेरे हिसाब से इस मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। फर्टिलाइजर काउंटर्स और ये जो एक थीम है वो एक परफेक्ट थीम है, यहाँ पे फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जीएनएफसी और इससे रिलेटेड काउंटर्स की हम बात कर चुके हैं। उसके अलावा हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं सिलेक्टिव ऑटो काउंटर्स में मूवमेंट बन रहा है। स्पेशली आप देखोगे टीवीएस मोटर हमारे रडार पे है पिछले कुछ दिनों से, और टीवीएस मोटर जो पिछले लगभग कुछ महीनों का एक आउट परफॉर्म था, 2 महीने कंसोलिडेट हुआ और वापस मोमेंटम बन रहा है। ईयर टू बेसिस देखे तो 72% का मूवमेंट यहाँ पे बना है।
तो इतनी बड़ी तेजी के बाद जो हल्का सा डिप आया वापस मेरे हिसाब से इस साल नई तेजी को ड्राइव करेगा। तो यहाँ पे 1055 के सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 1120 1140 तक के लेवल बनेंगे। तो टीवीएस मोटर पे फोकस रहेगा। यहाँ पे लगभग 26-27 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो टीवीएस मोटर सिलेक्टिव फर्टिलाइजर काउंटर पे ध्यान रखें और यहाँ पे मेरे हिसाब से बढ़त बनती हुई नजर आएगी। ओके, टीवीएस मोटर 1082 का भाव यहाँ पर, और ज़बरदस्त कल 1050 की जो कॉल थी वो ज़बरदस्त मोमेंटम उस कॉल ने दिखाया और आज भी वो कंटिन्यू हुई है। उसके अलावा एक आध और स्टॉक्स लेकर आते हैं। एक बार आईटीसी लेकर आइए इंट्राडे में। आईटीसी सुबह से थोड़ा सा एक डाउनबीट था, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर एक मोमेंटम देखेंगे आप। ये देखिए आईटीसी का मूव देखिए, लास्ट के कुछ मिनटों में इसमें एकदम से पंख लगे हैं। ये इनफैक्ट पता नहीं शायद एफ&ओ प्ले है, एक्सपायरी प्ले है, क्या है, लेकिन 335 इस समय आईटीसी का रेट। राजेश जी कुछ व्यू यहाँ पर आईटीसी पर? अनुज मुझे याद है कल नहीं परसों भी हमारी इसी वक्त बात हुई थी, तब भी एक था ये 330 332 का रेंज है लोअर साइड पे, यहाँ पे सपोर्ट लेकर सामने 330 340 का रेजिस्टेंस है। मोटा मोटी अगर आप देखें तो रेंज तो वही है। और ये जो स्पर्ट है मेरे हिसाब से बाजार के सामने, निफ्टी में यहाँ पे फॉल आया, आईटीसी में पुल बैक आया, तो मुझे लगता है ये सिर्फ निगेट होने का काम हो रहा है। यहाँ पे प्रोबेबली यहाँ से 1-2-3 रुपए चल जाए, लेकिन कोई बड़ा मुझे लगता है कि ऐसा कोई चार्ट में नहीं दिख रहा है कि यहाँ से बड़ी रैली आएगी। तो थोड़ा तो मैं फ्रैंकली फिलहाल तो अवॉइड करूंगा। अभी काम करते हैं, बीटीएसटी का सिलसिला शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम बचा नहीं है मार्केट क्लोज होने में। चंदन आपसे स्टार्ट करते हैं, बताइए क्या कॉल लेंगे बीटीएसटी के लिए? देखिए अनुजी, बाजार में सेलेक्टिव मूवमेंट है, बड़ा स्विंग है नहीं। इंडेक्स में भी आप देखोगे प्रीमियम डीके का परफेक्ट टाइम है। बट यस अगेन आप स्टॉक वाइज बात करोगे तो सेलेक्टिव ट्रेड के साथ ही रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने जीएनएफ की बात की है, यहाँ पे टीवीएस मोटर की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं काउंटर्स में फोकस करूंगा मीनवाइल। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे भी अपमूव इंटेक्ट रहेंगे। बट उसके अलावा भी यदि आप एक नाम और पूछना चाहेंगे तो मैं इस स्टॉक पे फोकस करूंगा, पूनावाला फिनको। ये काउंटर में काफी पसंद है और आप देखोगे इसकी स्ट्रेंथ की गिरा था बट उसी तेजी से वापस रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पे वापस की मूविंग एवरेज को ये होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये पोजिशनल हमें काफी अच्छा लग रहा है यहाँ से 25 से 50% के अपटिक के लिए। बट ट्रेडिंग के लिहाज से भी मैं यहाँ पे सजेशन देना चाहूंगा, 292 के आसपास का सपोर्ट है, 315 तक की अपसाइड। ओके, तो ये फिलहाल पूनावाला फिनकॉप 315 के लिए एक अपॉर्चुनिटी बीटीएसटी के तौर पर। समित आप क्या पिक कर रहे हैं? देखिए ओबेरा रियल्टी उसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट से यहाँ पे घूम गया है। लास्ट 3 दिनों में अच्छी रिकवरी आई है और आज थोड़ी ये स्टॉक में एक सस्टेनेबल स्ट्रेंथ दिख रही है, तो इसलिए यहाँ पे ओबेरा रियल्टी हम बाउंस बैक मूव के लिए यहाँ पे रिकमेंड करना चाहेंगे। 834 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और जो लगभग 20 डे मूविंग एवरेज उसका 878 के आसपास है, वही इसका इमीडिएट टारगेट होना चाहिए। ओबेरा रियल्टी ये फिलहाल एक स्टॉक जो इस समय पिक के तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। गावा साहब आपका क्या रहेगा ट्रेड? लॉन्ग साइड वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। मुझे इसका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है। लो लेवल से ट्रेड करा है 1251 पर, टारगेट होगा 1265, स्टॉप होगा 1245। महिंद्रा एंड महिंद्रा। चलिए मानस और सतपुत्र जी इनकी कॉल रह गई। मानस आपका क्या कॉल होगा बीटीएसटी में? देखिए बीटीएसटी के लिए मेरी पसंद तो पेज इंडस्ट्रीज रहेगा। बहुत ही क्लियर कट रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, लेकिन एक हैवी स्टॉक है इसलिए इसको नहीं रिकमेंड करेंगे। उसकी जगह आई थिंक टाइटन पे एक बीटीएसटी कॉल की तरह एक पोजीशन लेके जाएंगे, टाइटन का फ्यूचर खरीदेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल हमें यहाँ पर 50-60 रुपए का अपमूव और देखने को मिलेगा, तो टाइटन के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 2580 2580 के स्टॉप लॉस से 2554 माफ करिएगा 2554 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करेंगे और टारगेट रहेंगे 2620 के। टाइटन का फ्यूचर बाय करेंगे। टाइटन का फ्यूचर बाय करेंगे यहाँ पर। चलिए राजेश जी आपकी कॉल। अनुज जी लॉन्ग साइड में चॉइसेस बहुत कम आ रहे हैं टू बी वेरी फ्रैंक विद यू। शॉर्ट में कहीं ना कहीं लगता है कि एक आध शॉर्ट भी लेके जाए। तो देखिए स्ट्रक्चर जहाँ पे वीक है वो है बंधन बैंक। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से 10-20 डे में का रेजिस्टेंस ले रहा है। ये 235 के ऊपर इमीडिएट जा नहीं रहा है। आज इसको पूरा दिन चांस था, तो लगता है कि यहाँ पे एक शॉर्ट करके जाएंगे बंधन बैंक, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस होगा 237 का, यानी 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखेंगे। और 220 का यानी जो परसों का जो लो था, मुझे लगता है एक बार के लिए रिटेस्ट होगा। तो इट विल बी सैनल बंधन बैंक, स्टॉप लॉस 237। तो थोड़ा सा एक हटकर मंदी वाला ट्रेड आता हुआ
यहाँ पर राजेश सातपुते की तरफ से बंधन बैंक शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। आखिरी 15 मिनटों में हम उतर रहे हैं और ज़्यादा कुछ बदला नहीं है मार्केट में। 18,119 के आसपास एक चीज़ है, ये कल की क्लोज जो थी 18,132 उसके नीचे टिकने की तैयारी करता हुआ इंडेक्स दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कल का लो टेस्ट नहीं हुआ, वो एक पॉजिटिव है। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक देखेंगे तो 42,805 पर 52 अंकों की गिरावट। मिड कैप इंडेक्स जो 100 पॉइंट तक भागा था, वहां पर भी ऊपरी लेवल से ये थोड़ा सा शांत होता हुआ हल्की नरमी आ चुकी है। अब सिर्फ 52 अंकों का ही इजाफा, अब फिलहाल 45 अंकों का ही इजाफा रह गया है। कुछ ट्रेड्स आपको इंडेक्स वाले में आपको दिखा देती हूँ, जहां पर थोड़ा सा एक्शन तेजी की तरफ बढ़ने लगा। अच्छा, पहले मंदी की तरफ बढ़ने लगा है क्योंकि निफ्टी बैंक प्रेशर में आया। तो एक्सिस बैंक देखिए, एक्सिस बैंक अब 1% नेगेटिव जोन में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हल्की सी गिरावट यहाँ पर नेगेटिव टेरिटरी में आ चुका है और एचडीएफसी बैंक पर भी हल्का सा बहुत माइल्ड दबाव बना। एक्सिस और एसबीआई माइनस एक्सिस 923 पर, ये जो आखिरी मिनट में एक्सपायरी के एक दिन पहले पोजीशंस थोड़ी सी अनवाइंड हुई है, उसको कैसे पढ़ें? नहीं, मैं नहीं समझता कि अभी आपको शॉर्ट जाना चाहिए। देखिए 20-डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे वीकनेस नहीं दिखती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे जो सपोर्ट है वहां, वो जो स्तर है वो 914 रुपए का है। 914 के नीचे ही शॉर्ट जाएंगे, उससे पहले आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं लॉन्ग पोजीशन में, और 914 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, चलिए अमरा राजा को रिविजिट करते हैं एक बार। 569 इस समय अमरा राजा का भाव, और एफएनओ से बाहर जाएगा अभी कल के बाद इसमें कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं जुड़ेंगे, इसलिए आपको रोल ओवर जीरो दिखाएगा इसका, क्योंकि ऑब्वियसली कोई पोजीशन आप रोल ओवर कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी तक ओपन इंटरेस्ट कम होना शुरू नहीं हुआ है इसमें। इस मंथ के फ्यूचर्स में भी एक्चुअली ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। चंदन, आपने स्टडी किया है क्या इसको? पिछले 3-4 महीने में हमने कई स्टॉक्स देखे हैं एफएनओ से बाहर गए हैं। कुछ व्यूज स्टॉक पर? देखिए, ओवाई डेटा सेटअप में देख रहा था, मेजर यहाँ पे ओवाई एडिशंस और कंट्रीब्यूशन फ्राइडे को हुआ था, बट यहाँ पे कोई लिक्विडेशन नहीं बना। इवन आज के दिन भी आप ओवाई समरी देखोगे तो 6 से 7% का ओवाई यहाँ पे बना है। और बट यूजुअली मैं पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखूं तो काउंटर अभी जो रिसेंट में एफएनओ से एग्जिट हुआ उनमें सेलिंग प्रेशर आता है। रीजन ये कोई लॉजिक नहीं है, बट ट्रेंड ऐसा देखने को मिला है, तो उस हिसाब से ट्रेंड सेटअप प्रेशर में, और जो कुछ स्टॉक्स के बिहेवियर में हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे और 3 से 5% का वीकनेस हो सकता है। टेक्निकल चार्ट भी देखें तो यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन सकता है, और लेवल्स की बात करें तो नीचे में लगभग 550-552 के सपोर्ट आ रहे हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए अमर राजा की राय क्लियरली यहाँ पर और भी पोजीशंस कल कटती हुई दिखाई जरूर देंगी। भारतीय एयरटेल की तरफ से आज दबाव देखने को मिला है। आज के टॉप लूजर्स अगर आप गौर करेंगे ना, तो भारतीय एयरटेल, अपोलो, मेटल्स में जो एक डिप दिखा, फिर रिकवरी आई, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर लोगों ने मुनाफा बांध लिया। चाहे वो हिंडाल्को हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, या फिर आपके जेएसपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स, इनमें पोजीशंस लोगों ने मुनाफा वसूली की रखी है। गावा साहब, अगर कोई ट्रेड स्टैंडिंग है मेटल स्टॉक्स में काट लेना। मार्केट रेड में है, इसलिए काट लेने में नुकसान नहीं है। कल देखेंगे फ्रेश लोग, तो पोजीशन काट के जाइएगा। यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं कैरी करने के लिए। अच्छा, डीवीज लैब जो फ्राइडे का थर्सडे फ्राइडे का स्टार परफॉर्मर था, जो भी रिट्रेसमेंट हो रही थी राजेश सातपुते, उस पर तो एक बड़ा फुल स्टॉप आ गया। अब क्या करें? हर्षद जी, देखिए मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेट हो रहा है। यहाँ पे 3 मूविंग एवरेजेस आते हैं, 50, 10 एंड 20। तो ये जो रेंज है इसके लिए 3440 एंड 3420, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है फ्यूचर में मेरे हिसाब से। फिलहाल तो क्योंकि बाजार ही कूल ऑफ हो रहा है, काउंटर भी हेवी है, वॉल्यूम्स भी लाइट है, तो प्रोबेबली आप कह सकते हैं ये कंसोलिडेट हो रहा है और प्रोबेबली ये रेडी हो रहा है अगले सीरीज में परफॉर्म करने के लिए। तो मेरी नजर, देखिए मेरा बायस इसमें पॉजिटिव रहेगा जब तक ये 3400 के ऊपर मेंटेन होता है। मोटा मोटी मेरा टारगेट अभी भी इंटैक्ट है 3600, 620 पहला, और जो नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा 3700 प्लस का। तो इट्स बाय फॉर मी इन डिवीज पोजिशनली। ओके, डिवीज में पोजिशनल बाय। बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा एक बार, और इसमें एक अच्छा रिवर्सल एक्चुअली हर्षता, ये ना एक डिसेंट रिवर्सल काउंट होगा, और 43,000 के करीब जाकर, और ये अब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट गिरा है। 43,034 तक गया था, और वहाँ से पिछले 15-20 मिनट में ये 200 पॉइंट गिरा है। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल है। और फिर वही बात कि आज स्कैल्पिंग ट्रेड है, मतलब आपको इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा मार्केट में। 30-40 पॉइंट निफ्टी पर, मैक्सिमम 100 पॉइंट बैंक निफ्टी पर एक डायरेक्शन में,
और वहाँ पर बुक करिए। निफ्टी भी थोड़ा सा हल्का हुआ है, 18,116 हालांकि मेंटेन कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में क्लियरली थोड़ा सा एक मूव जो ज़्यादा आया है वो। और एक्सिस बैंक लेकर आइए एक बजा इंट्राडे। एक्सिस बैंक में थोड़ी सेलिंग है, SBI में थोड़ी सेलिंग है, और निफ्टी में लार्सन एंड ट्यूब्रो जो सुबह काफ़ी मजबूत था एकदम से उसमें रिवर्सल आया है। लार्सन एंड ट्यूब्रो इस समय एक डे लो की ट्रेजेक्टरी में ज़्यादा हुआ, 2118 का यहाँ पर रेट है। गाबा जी, एक्सिस बैंक पर कोई व्यू? ऑल बैंक्स में बहुत नैरो बैंड बन रहा था, बहुत स्मॉल बार था, वो संकेत दे रहा था इधर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। लगता है डाउन है। 930-32 का स्टॉप लगा चले एक्सिस बैंक में, एक डाउन मूव मिल सकता है 910 से 910, 907 टू 910, ये एक जोन है, स्लाइड होने की संभावना है। आई थिंक एक्सिस बैंक स्लाइटली वीक। ओके, एक्सिस बैंक गावा साहब कह रहे हैं वीक है, मानस कन्विंस नहीं थे, लेकिन देखते हैं यहाँ पर आज क्लोजिंग पर तो 1% तक का डिप आ ही गया है। जाते जाते प्रेशर बन गया है, अच्छा खासा प्रेशर बन गया है। अच्छा, वेरी क्विकली वायदे में लॉन्ग शॉर्ट की पोजीशन आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं। हालांकि इतने कम वॉल्यूम पर ज़्यादा कुछ मतलब है नहीं, लेकिन इधर वेजी डेटा हम आपको हमेशा दिखाते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। शॉर्ट की तरफ ज़्यादा पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए 62, और लॉन्ग अनवाइंडिंग अभी भी ज़्यादा है कंपेयर टू द शॉर्ट कवरिंग एंड द लॉन्ग एडिशंस। अब स्टॉक्स वाली स्थिति तो क्लियरली जो हीट मैप इंडिकेट कर रहा है वो थोड़ा सा मंदी या फिर हल्का सा नेगेटिव डाउनटर्न ही देखने को मिल रहा है, आउटलुक देखने को मिल रहा है। अमर राजा ये तो एविडेंट है ही। हनीवेल, बंधन, अपोलो हॉस्पिटल, LTI माइंट्री, मिड कैप IT में देखिए पोजीशंस आज अच्छी खासी कटी हैं। L&T टेक सर्विसेज में लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, इंडिया मार्ट में लॉन्ग अनवाइंड हुए करीब 2% और सिटी यूनियन और परसिस्टम। तो मिड कैप IT इनफैक्ट एक स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है आज का। हालांकि कुछ तेजी की पोजीशंस इफ एट ऑल आई हैं तो टाइटन आज का हीरो, पेज इंडस्ट्रीज भारी स्टॉक है लेकिन 2% के लॉन्ग जोड़े गए। बैंक ऑफ बड़ौदा, मारुति और समर्दना मदसन में हमने देखा तेजी की पोजीशंस जुड़कर आई। और शॉर्ट कवरिंग अतुल लिमिटेड में कई दिनों बाद ये मूव आया। GNFC जिसका हम जिक्र कर रहे थे, RBL, TVS मोटर, कैनरा बैंक। तो बैंकिंग साइड पर क्लियरली शॉर्ट्स कुछ कवर हुए, कुछ लॉन्ग की पोजीशंस ऐड होती हुई दिखाई दी हैं। लेकिन ये मिड कैप IT जो पिटा है, निफ्टी IT का एक बार ट्रेड स्क्रीन पर आ जाएगा। और समित है क्या हमारे साथ? अच्छा चंदन, आप निफ्टी IT पर एक व्यू दे पाएंगे प्लीज, क्योंकि आज फिर से हमने देखा है थोड़ा सा करेक्शन। एक समय ऐसा था कि लगा इन्फोसिस और बाकी दिग्गज संभाल लेंगे, लेकिन मिड कैप IT पर ज्यादा दबाव डाला है आज स्टॉक्स ने इस ओवरऑल निफ्टी IT की वीकनेस में। बिल्कुल सदा जी, देखिए निफ्टी IT है, उसने सेलिंग प्रेशर खत्म जरूर किया बट फॉलो अप नहीं आ रहा है। इवन आज से 6-7 दिन पहले निफ्टी IT खुद 28,100 के सपोर्ट से टर्न हुआ, 4 दिन पहले 28,180 का लो बनाया, 3 दिन पहले 28,200। तो कहीं ना कहीं एक बार सेलिंग प्रेशर पोज आया, बट कंसर्न ये कि फॉलो अप नहीं आ रहा। पिछले लगभग 7-8 दिनों से एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। तो मंदी खत्म हुई है, बट ये कोई इंडिकेशन नहीं अभी तक मिल रहा है कि अब वापस तेजी के लिए टर्न हो रहा है। अब हम IT काउंटर्स की यदि बात करें तो इन्फोसिस का बिहेवियर भी सेम वैसा ही है जैसा निफ्टी है, एक दायरेबंद कामकाज कर रहा है। TCS भी वैसा ही वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम मिसिंग है। बॉटम भले ही बनो, बट उस बॉटम के बाद फॉलो अप होगा तभी यहाँ पर ट्रेंड चेंज होगा। मेरे हिसाब से IT में एज ऑफ नाउ कोई बड़ा ट्रिगर नहीं रहेगा, नो ट्रेड जोन जैसा मूवमेंट रहेगा। मैं सारे काउंटर चेक कर रहा हूँ, चाहे SCL टेक की बात करें या फिर आप माइंडट्री की बात करें, इन्फोसिस, TCS की बात करें या फिर इवन आप परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, तो सारे के सारे काउंटर रेंज में है। बॉटम बने बट फॉलो अप नहीं आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 1 दिन या 2 दिन किसी डिसाइसिव रेंज ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे ट्रेंड और ट्रिगर समझ में आएगा। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग मूव आ रहा है हर्षदा, बलरामपुर चीनी की कुछ ऑप्शंस में, क्योंकि हालांकि ये बैन में है लेकिन इंडिकेशन है कि शायद बैन से बाहर हो जाए ये आज। तो उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी दिख रही है। हालांकि नॉर्मली अलाउड नहीं होना चाहिए पोजीशन बिल्डअप, लेकिन कुछ ऑप्शंस में है यहाँ पर बिल्डअप, और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और जो डेटा है वो बता रहा है कि शायद बलरामपुर चीनी बैन से बाहर हो जाए। 84.78% इस समय पोजीशन है उसकी। और बैन में एंट्री किस स्टॉक्स की हो सकती है? अंबुजा सीमेंट, कल भी बात की थी इसकी, कल ये मार्जिनली बच गया, अब 102% पोजीशन। GNFC बाय द वे बैन में आ सकता है। जिस तरीके का एक बिल्डअप पिछले 10-15 मिनट में आया है, उसके बाद GNFC की बैन में जाने की तैयारी है, और उसके अलावा L&T फाइनेंस की भी बैन में जाने की तैयारी है। तो ये 3 स्टॉक्स शायद F&O बैन में जा सकते हैं। अनुज,
बैंकों में जो प्रेशर आया ना, उसमें जो सरकारी बैंकों में तेजी बनी थी, वहीं से एक यूटर्न आता हुआ। यूको बैंक आप देखिएगा, जाते जाते यहाँ पर 2.5% का कट आने लगा है। निजी बैंकों में तो हमने देखा ही था, एक्सिस जैसे स्टॉक्स का दबाव बनता हुआ। पीएनबी में हम देख रहे हैं लगभग 2% ऊपर था स्टॉक, अब सिर्फ 1% ही ऊपर रह गया है। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा भी 2% ऊपर आपको अभी भी दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आधे % से ज्यादा का करेक्शन आखिरी कुछ चंद मिनटों में। तो हल्की सी जो लकीर नीचे की तरफ डिप हो रही है, पोजीशंस क्लियरली यहाँ पर कटी हैं इन सरकारी बैंकों में। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा हर्षदा, देखिए कल हम कह रहे थे कि क्लोज अच्छा है और आज सुबह एकदम से गैप डाउन मिला। आज का क्लोज भले ही खराब है, हो सकता है कल गैप अप मिल जाए। कोई ये मार्केट पूरा ईयर एंड का मार्केट है, उसके लिए मुझे लग रहा है कि कोई एक चीज में मैं कहूंगा कि कोई भी पोजीशन ओपन मत छोड़ के जाइए आप इस मार्केट में, कोई भी पोजीशन। अगले दिन फ्रेश व्यू लीजिए, क्योंकि मार्केट में किस तरीके का मूव अगले दिन आपको मिलेगा आप उसकी गारंटी नहीं ले सकते। तो एक स्पेशली इस लो वॉल्यूम ट्रेड में जो भी पोजीशन है, लॉस है चाहे प्रॉफिट है, उसको स्क्वायर ऑफ करिए, अगले दिन आइए, फ्रेश गार्ड लीजिए। और इंटरडे में मार्केट आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, एटलीस्ट इंडिविजुअल स्टॉक्स में दे ही रहा है। निफ्टी में भले ही ना भी दे रहा हो, और निफ्टी बैंक निफ्टी को अगले 2 दिन के लिए गुड बाय कह दीजिए, और 1 जनवरी को जब वापस आएंगे तब रिविजिट करिए। अभी से हैप्पी न्यू ईयर कह दो इनको, कोई मतलब नहीं है एक्चुअली इन ट्रेड्स पे ध्यान देने का और कुछ निकालने का कि इधर थोड़ा कुछ बन जाए। बनने वाले आसार यहाँ पर बनते नहीं दिखाई दे रहे हैं। आखिरी 2 मिनट बचे हैं, हम रुख करेंगे वॉल की तरफ। आपको कुछ स्टॉक्स दिखाएंगे जहां पर काफी दिनों बाद थोड़ा सा एक्शन बनता दिखाई दिया, और फिर इंडेक्स का व्यू लिया जाएगा। तो निफ्टी 18,117 के आसपास जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। इसमें 1-2 ट्रेड्स जो आज चले हैं वो पहले लेकर आते हैं। एक तो टाइटन दिखाइएगा, क्योंकि टाइटन का दिन था आज, बहुत तगड़ी तेजी यहां पर बनती दिखाई दी। गिरते बाजार में या फिर एक लैकलस्टर मार्केट में 3% ऊपर ये काउंटर रहा है। अच्छी खरीदारी यहां पर बनती दिखाई दी है। इसके ठीक पीछे एक और काउंटर था आपका पावर ग्रिड, जहां पर मजबूत शुरुआत देखने को मिली थी। लास्ट आवर तक यहां पर धीरे धीरे करके आगे गाड़ी बढ़ी है, 1.5% तक की गेंस देखने को मिले। तो ये दिग्गज काउंटर्स जहां पर हमने देखा एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिला। अब मिड कैप्स की तरफ आएंगे तो मिड कैप इंडेक्स वैसे तो एकदम फ्लैट रहा। इंट्राडे में 100 पॉइंट्स का मूव था। राणे मद्रास जिसकी मैं बात कर रही थी वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, 17-18% ऊपर। आपके फर्टिलाइजर शेयरों में NFL, RCF, GNFC ये आउट परफॉर्मर्स रहे हैं। हो सके तो फटाफट एक एक करके स्टॉक्स दिखा दीजिएगा। 14% ऊपर ये काउंटर्स। इरकॉन में हमने देखा एक बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। RVNL तो अपर सर्किट पर ही था, तो वो नहीं लेकर आएंगे क्योंकि शुरुआत ही उसकी अपर सर्किट पर रही। 8% ऊपर इरकॉन का ट्रेड रहा है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स रहे हैं इंडिविजुअली जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी हैं। अब लेकर आते हैं वो पूरा हीट मैप, जहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि क्या चल रहा है, क्या अटक रहा है और क्या इनफैक्ट गिर गया। तो भारतीय एयरटेल दबाव के घेरे में 1.5% नीचे ही है। बजाज फिनसर्व में हमने देखा थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। यहाँ पर वेट कम होता हुआ दिखाई देगा, जो वेटेज चेंज होगा निफ्टी में। अपोलो हॉस्पिटल्स दबाव में आज। हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, JSW स्टील जैसे काउंटर्स। 2 दिन की तेजी काफी रही, आज मुनाफा वसूल लिया है लोगों ने। एक्सिस बैंक, इसने दरअसल दबाव डाला है निफ्टी बैंक पर जाते जाते। यही नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी हमने देखा हल्की सी मुनाफा वसूली। कोटक भी नेगेटिव टेरिटरी में। पॉजिटिव क्या है? टाइटन जिसका मैं जिक्र कर रही थी, M&M, मारुति जैसे ट्रेड्स, UPL जैसे ट्रेड्स हमने देखा आज खरीदारी की तरफ बैठे हैं। दूसरी तरफ ऐसे कुछ उत्साहजनक सौदा दिखाने UPL में हमने देखा कुछ हरकत आई है। और तो ये चुनिंदा कुछ काउंटर्स थे जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी। कुल मिलाकर एक बहुत ही ठंडा सत्र। 18,109 के आसपास इंडेक्स जाकर टिका है। 23 अंकों की गिरावट। निफ्टी बैंक 78 पॉइंट नीचे, वहां पर निफ्टी IT दबाव में 60 पॉइंट का नेगेटिव टिक देखने को मिला। एक सीमित दायरे वाला ट्रेड और एक नीचे के दायरे में दरअसल आज हमने देखा है सौदे जाकर निपटे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ हम भी आपसे लेंगे इजाजत और कल सुबह कुछ फ्रेश क्यूज एंड होपफुली थोड़े से और ऑप्टिमिज्म के साथ लौटेंगे। आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।